चलो, तो सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स। तो आप लोगों में से ज़्यादा लोग मेरे बारे में जानते हो, फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ LTP लोखंडे सर्च ट्यूटोरियल फॉर पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग। नाउ in this lecture or in this seminar, we have to discuss regarding the admission process. What is the admission process for direct second year? What are the documents required for the admission process? Which colleges should be chosen? What is the fees of the topmost 20 colleges? And योर क्वेरी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में, इस वेबिनार में। और साथ ही साथ एट द एंड जिनके परसेंटेज कम है उन्होंने क्या करना चाहिए, जिनके परसेंटेज हाई लेवल पे जैसे 95 प्लस उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने कौन से कॉलेज चूज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एट द लास्ट, सबसे लास्ट, मैं आपके लिए कुछ एडवांटेजेस लेके आया हूँ, वो भी मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आप लोग लास्ट तक बने रहे। ऐसे कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं हमारे साथ में यहाँ पे, या फिर आपके फ्रेंड्स जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट लोगों को हम लोग विदाउट फीस हम लोग एडमिट करके देंगे, बट बाय वेरीफाइंग हिज कंडीशंस और हर कंडीशन को वेरीफाई करने के बाद में। नहीं तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है वो आएगा, सर मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है और मुझे फ्री में एडमिशन करके दो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एट द एंड बताऊंगा मैं वो सारी चीज़ें, अभी मैं फ़िलहाल उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। हम में से बहुत सारे बच्चों के मुझे एक क्वेश्चन आया था, कल क्वेरी आई थी कि सर मुझे जॉब करना है बट इंजीनियरिंग भी तो करना है, तो इंजीनियरिंग और जॉब दोनों साथ में होंगे क्या, ये भी एट द लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल एडमिट हो रहे बच्चे, और बस ज़्यादा से ज़्यादा अभी 10 स्टूडेंट एडमिट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है गूगल मीट की 100 ओनली। तो 90 हो चुके हैं, 90 से ज़्यादा जो है हम लोग ऐड नहीं, 100 से ज़्यादा हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। तो चलो हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे आपको, यहाँ से हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। तो आपके पास एक पेज, एक पेन होना चाहिए, जो चीज़ें लग रही है आपको वो नोट करना चाहिए आप लोगों ने। डिप्लोमा के बाद में ऑप्शन कितने होते हैं, डिग्री में क्या करना चाहिए, कम परसेंटेज है तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा परसेंटेज है तो क्या करना चाहिए, एट द एंड तक आपको ये सारी चीज़ें सुन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यस कमिंग, ये सारी चीज़ें आपके बेनिफिट्स के लिए है, ओके। और इस वेबिनार सेमिनार की कोई चार्जेस नहीं है, तो आपको तो ये बिल्कुल भी अटेंड करना ही चाहिए एट द एंड तक, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो अभी ये लिंक आप किसी को भेजो मत, बिकॉज ऑलरेडी 90 स्टूडेंट हो चुके हैं। आप लिंक भेजोगे भी तो वो लोग वेटिंग पे होंगे, ठीक है, वो लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे हमारे बैच को। तो सबसे पहले हमारे एडमिशन गाइडलाइन में हम डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज मैं सबसे बिगिनिंग में इस वजह से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एक एक्सपीरियंस है मुझे, अपने ही बैच का स्टूडेंट था, जब 2013 की बात है। 2013 में एक स्टूडेंट था जिसके 95 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थे। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होती तब, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। 95 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थे, बट बिकॉज ऑफ वन डॉक्यूमेंट उसकी एडमिशन नहीं हो पाई। उसकी एडमिशन नहीं हो पाई इंजीनियरिंग के लिए, उसका पूरा 1 ईयर F5 उसकी एडमिशन जो है इंजीनियरिंग में नहीं हो पाई।
परसेंटेज हाई थे, बहुत मेहनत की उस बंदे ने 95 को अचीव करने के लिए। जैसे कि आप लोगों में से जो 95 है उतनी मेहनत करके नहीं पहुँचे आप 95 में, फिर भी आपकी मेहनत होंगी, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करने की भी एक मेहनत होती है ना। लेकिन मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने ये चीज़ यूटिलाइज की हुई है उनके लिए बोल रहा हूँ। बट इतना मेहनत करने के बावजूद 95 परसेंटेज होने के बावजूद भी अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रही है, सो उस फीलिंग को मैंने समझ लिया उस टाइम पे, और अभी आपके साथ में वो डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब हर साल ही डिस्कस करता हूँ मैं, तो आपके साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ कि वो फीलिंग क्या होगी कि अगर आपके पास में 99% है, 98% है, आप जा रहे हो एडमिशन के लिए, आपके पास फीस है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, और आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और आपको बोला जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, आपकी एडमिशन नहीं हो सकती। तो लिटरली आपका एक साल जो है वो वेस्ट जाएगा। एंड टाइम नेवर कम बैक, टाइम ये कभी भी वापस नहीं आता। एक साल पीछे आना मतलब लाखों इंजीनियर्स के कंपटीशन को बढ़ाना, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं जो डॉक्यूमेंट आपको बोल रहा हूँ अभी वो कैटेगरी वाइज बोलूँगा। सबसे पहले ओपन के स्टूडेंट डॉक्यूमेंट नोट कर लेंगे आप। ओपन स्टूडेंट सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स को नोट कर लेंगे। सो 99 स्टूडेंट हो चुके हैं, अभी एडमिट नहीं हो पाएंगे कोई, तो बाय मिस्टेक अगर आप में से कोई लेफ्ट हो जाता है और कोई एंटर हो जाता है दूसरा, तो फिर आपको भी एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है, इस मीटिंग में। क्योंकि 100 कैपेसिटी है, तो 100 के ऊपर हम लोग यहाँ पे मीटिंग में स्टूडेंट नहीं ले सकते। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले ओपन कैटेगरी की। तो ओपन कैटेगरी के लिए बेटा लगेंगे मार्कशीट सबसे पहले। तो मार्कशीट कौन से लगेंगे? तो सबसे पहले मार्कशीट लगेंगे बेटा आपको 10th, नंबर ए 10। अगर आप 12th हो तो 12th की भी आपको क्या लगेंगी? मार्कशीट। 12th मार्कशीट। अब फॉर एग्जांपल जिन्होंने 10 के बाद में पॉली किया हुआ है, तो 10 के बाद में आपने पॉली किया हो तो आपके पास में 12 की मार्कशीट नहीं होगी, तो 12 की मार्कशीट आपको सबमिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओनली आपके पास 10th मार्कशीट है, फिर भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में फाइनल ईयर डिप्लोमा के मार्कशीट, ओके। तो मैं बोलता हूं कि आपको सारे सेमेस्टर के मार्कशीट कैरी करना चाहिए साथ में। आपके पास एक फाइल होना चाहिए जब आप एडमिशन को जाओगे। और दो थिंग है, आपके पास दो ऑप्शन है अभी एडमिशन के टाइम पे, वो मैं बताऊंगा। आपको किसी भी ई सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है सेंटर पे जाके, वो भी मैं ऑप्शन बताता हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप। पहली स्टेप है हम लोग डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं कि एडमिशन लेना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम लोग ये चेक कर रहे हैं, कौन से कैटेगरी के लिए चेक कर रहे हैं? ओपन कैटेगरी के लिए। तो ओपन कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए सबसे पहले 10-12 मार्कशीट। अगर 12th नहीं किया है तो 12th की मार्कशीट जरूरी नहीं है। उसके बाद में डिप्लोमा मार्कशीट क्या होनी चाहिए आपके पास में? डिप्लोमा मार्कशीट होनी चाहिए, फर्स्ट सेम से लेके तो लास्ट सेम तक। जनरली हमें 5th और 6th सेमेस्टर की लगती है, बट हमें 6 सेमेस्टर, टोटल 6 सेमेस्टर के मार्कशीट जो है कैरी करने हैं ओरिजिनल, ठीक है। और सेम डॉक्यूमेंट्स के 2 से 3 बंच बना के रखना है, प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपके ईमेल पे अपलोड भी करके रखना है। हो सकता है कोइंसिडेंटली आप एडमिशन को एक अदर सिटी में जा रहे हो, आपकी बैग ही किसी ने उड़ा के लेके गए, आपकी बैग ही, आपके बैग में सारे डॉक्यूमेंट थे, अब एडमिशन को जाना है। वो बोलते हैं ना, अगर बुरा टाइम चल रहा है तो हाथी पे बैठे हुए बोने को भी कुत्ता काट लेता है। तो ऐसा अगर कोइंसिडेंटली हो जाता है आपसे, क्योंकि हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, बस से ट्रैवल करेंगे, जो भी है, और हमारे इंडिया में तो सिक्योरिटी देखते ही हो आप, हाईली सिक्योर है।
तो कोई भी आके आपकी बैग उठा के लेके जा सकता है। उनको लग रहा है कि लैपटॉप है, अकेला लड़का है लड़की है, उठा के भाग जाएंगे वो। ऐसे टाइम पे एक सिक्योरिटी मस्ट बनती है कि सारे डॉक्यूमेंट आपके ईमेल पे अपलोड होना चाहिए, कि किसी भी समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत लगी, एक तो आप डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में बता सकते हो, या फिर जल्दी से कहीं पे जाके उसका प्रिंट आउट निकाल के आप ला सकते हो। तो ये आज ही करना, ये सबसे पहली प्रोसीजर जो है। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, या फिर मैं जितने भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ईमेल पे होना चाहिए। स्कैन करके, मोबाइल से फोटो नहीं निकालना है, एक हाई क्वालिटी हाई रिजोल्यूशन में स्कैन करना है, कि जैसे कि अगर हम उसकी प्रिंट निकालते हैं तो ओरिजिनल कॉपी लगनी चाहिए, उसकी अगर हम कलर प्रिंट निकालते हैं तो लगना चाहिए ओरिजिनल कॉपी है। ये हाई रिजोल्यूशन में एक साइबर कैफे पे जाके आपको स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट को ईमेल आईडी पे अपलोड करना है। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ओपन कैटेगरी में 10, 12 मार्कशीट, डिप्लोमा मार्कशीट, तो ये सभी के लिए कॉमन ही है, बट फिलहाल मैंने जो हेडलाइन दी हुई है ओपन के लिए, तो ओपन के बच्चे आप इसको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट लगेगा बेटा आपको, लिविंग सर्टिफिकेट, दैट इज टीसी बोलते हैं हम लोग उसे। लिविंग सर्टिफिकेट। अभी लिविंग सर्टिफिकेट 10 का लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। 10 का लिविंग सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया हुआ है डिप्लोमा में, अब आपको लगेगा डिप्लोमा का लिविंग सर्टिफिकेट। तो अभी सारे बच्चे एडवांस हो चुके हैं, इतनी सारी प्रोसीजर पता है, फिर भी ये जो मैंने आज वेबिनार या सेमिनार लिया हुआ है, इसमें मुझे एक से एक छोटे से छोटा डाउट भी आपका नहीं बचना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इस वजह से मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। अब जिनको पता है ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम, बट इस वेबिनार सेमिनार में से आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता चलेगी। तो जो एडवांटेज वाला पॉइंट है वो मैंने सबसे लास्ट रखा हुआ है, वो सबसे लास्ट में हम लोग एडवांटेज वाले पॉइंट जो है वो देखेंगे। फीस कम होनी चाहिए, कॉलेज नहीं करना है, जॉब करना है वगैरह वगैरह, वो लास्ट में देखेंगे। जो भी हमारे तरफ से सर्विस हम लोग दे सकते हैं वो लास्ट में देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग हमारे एडमिशन रिगार्डिंग जो गाइडलाइन है वो उसको फॉलो करेंगे। अब टीसी लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा किसका? डिप्लोमा का। तो आपको आज ही, अगर नहीं किया होगा आपने तो आज चलो जाने दो, आज संडे, कल ही आपको आपके रिस्पेक्टेड कॉलेज में जाना है, एप्लीकेशन करना है फॉर टीसी। ठीक है, एंड मार्कशीट अल्सो। मार्कशीट और टीसी आपको ओरिजिनल ही लगेगी, ये बात ध्यान में ले लो। उसकी जेरोक्स कॉपी नहीं चलेगी, वो ओरिजिनल ही चाहिए। जब भी आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, मार्कशीट आपके लिए ओरिजिनली चाहिए, टीसी आपके ओरिजिनल, मतलब सारे डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनली क्या कर लेते हैं, उनके पास सबमिट कर लेते हैं। और वो आफ्टर 3rd सेमिस्टर, कोई कॉलेज 4th सेमिस्टर में सारे डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न कर देता है, तो कोई कॉलेज आपको 5th सेमिस्टर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं वो लोग, और बाद में रिटर्न करते हैं। तो सारे ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए, और उस ओरिजिनल के थोड़ा सा खर्चा करके 2 से 3 कॉपीज बना लेना, बंच। ठीक है, 2 से 3 जो बंच है आपको बना लेना है। नेक्स्ट, टीसी के बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बेटा आपका एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। एक डॉक्यूमेंट जरूर बताऊंगा मैं इसमें जो आपके पास में नहीं है, किसी के पास में नहीं है, और वो लगता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट, जैसे कि अभी 100 तो फुल हो चुका है, अब जो कुछ भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको एंट्री नहीं मिल रही है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स नहीं ज्वाइन हो पाए उनको ये गाइडलाइन ज़रूर देना आप लोगों ने, जो फ्रेंड्स आपके ज्वाइन नहीं हो पाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचनी चाहिए, ये मेरा एम था। तो मेरा अगर क्लास ऐप अगर आप डाउनलोड करके ज्वाइन करते तो मैं 10,000 स्टूडेंट को ज्वाइन करवा सकता था एट ए टाइम, बट ये गूगल मीट है, इसकी लिमिटेशन है, इस वजह से सिर्फ मैं 100 स्टूडेंट ही यहाँ पे कनेक्ट कर पाया हूँ। तो आप देख सकते हो 100 का जो हमारा डिजिट है वो फुल हो चुका है। एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल,
ये सर्टिफिकेट होता है, एज एंड नेशनलिटी एंड डोमिसाइल एक सर्टिफिकेट होता है। तो होप सभी के पास में ये अवेलेबल होगा ही, डोमिसाइल बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट, ओपन स्टूडेंट आपको भी लगेगा ये, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, लास्ट 3 इयर्स, करंट ईयर टू लास्ट 3 इयर्स। जैसे कि अभी 21 चल रहा है तो 20 तक के 3 इयर्स का, 18, 19, 19, 20, 20, 21। तो ये जो 3 इयर्स का जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आपको कहाँ से मिल जाएगा? तहसील में से। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको? तहसील में से। तो जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट डिप्लोमा का एक्सपायर्ड हो चुका है या फिर पहले निकाल के रखा है आपने, वो भी नहीं चलेगा। जो लास्ट 3 इयर्स, रिसेंट ईयर का जो लास्ट 3 इयर्स आना चाहिए अपडेटेड, उसमें आपने जो डिप्लोमा में निकाला था स्कॉलरशिप के लिए, उसमें 1 ईयर पीछे चले गए आप, तो ये वापस से नया बना नहीं होगा। और जैसे ही अभी एडमिशन प्रोसेस चालू होगी, बहुत ज़्यादा रश होगी तहसील में और हर जगह पे, तो आपको जल्दी से जल्दी जो जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके काम में लग जाना है आपको। नेक्स्ट, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ लीस्ट लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, जो कि तहसीलदार से मिल जाता है आपको तहसील में। नेक्स्ट, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उनको बैंक अकाउंट ओपन करना होगा, वो भी नेशनलाइज बैंक का। यस, कोई भी बैंक, नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक अकाउंट, ये किस लिए? ये किस लिए? क्योंकि आगे की सारी प्रोसेस जो गवर्नमेंट करेंगी, स्कॉलरशिप हो चाहे आपकी फीस हो, इसके लिए इस अकाउंट का यूज किया जाएगा। तो नेशनलाइज बैंक मतलब क्या? जैसे कि SBI है, HDFC है, ICICI, कोऑपरेट बैंक नहीं चाहिए, नेशनलाइज बैंक चाहिए। मतलब उसकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ए नेशनलाइज बैंक, ठीक है। सबसे बेस्ट होगा आपके लिए एक तो SBI निकालो, नहीं तो HDFC, ठीक है। सर्विसेज HDFC की भी अच्छी ही है। नेक्स्ट, आपका आधार कार्ड तो लगेगा, बट आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जब आधार कार्ड पे जो नंबर दिया था, अब आपका वो नंबर कहाँ पे आपको ही पता नहीं है। क्योंकि जैसी स्कीम आई वैसे हम लोग सिम बदल देते हैं। तो यहाँ से आगे सिम को पोर्ट किया करो, सिम को बदलो मत, नंबर चेंज मत करो, क्योंकि आपको हर बार फिर लिंक करना पड़ेगा आपके आधार के साथ में। सो नंबर F इज आधार एंड मस्ट लिंक योर मोबाइल नंबर विद द आधार। आपके आधार के साथ में आपका मोबाइल, आधार के साथ में आपका मोबाइल नंबर जो है वो क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए, दैट इज योर डॉक्यूमेंट नंबर F। नेक्स्ट, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहिए उतना रख लो। एक 10-12 तो आपके पास में फ़ोटो होना चाहिए। 1-2 घर पे रख देना है, 1-2 आपके पॉकेट में रखना है, 1-2 आपके फाइल में रखना है, इस तरह से कि मान लेते हैं अगर कहीं पे हमारे फ़ोटो छूट जाते हैं फाइल में से, तो हमारे पॉकेट में से निकाल के हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। और इसकी भी एक सॉफ्ट कॉपी आपके ईमेल आईडी पे अपलोड होना चाहिए, ताकि जब भी आपको लगे कि फ़ोटो की ज़रूरत है आप वहाँ से प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। मोबाइल से कैप्चर किए हुए डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना, एक स्कैनर से आपको प्रॉपर अपलोड करना है। सो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, इसमें बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखना, बैकग्राउंड जो है वो कलरफुल मत रखना, और जनरली फॉर्मल निकालना। जैसे कि बॉयज
टी शर्ट पे मत निकालो, एक फॉर्मल शर्ट पहनो, प्लेन शर्ट पहनो। टाई लगाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। टाई नहीं भी है तो घबराओ मत, शर्ट पे भी निकालते हो तो अच्छी बात है। बट बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, और रिजोल्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज जो है आप देखते हो कि अगर नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज जो है एक ही पेज पे बनाते हैं वो लोग, 10 पासपोर्ट एक ही पेज पे, तो उसकी साइज कम हो जाती है फोटो की। जो स्टैंडर्ड साइज है 1.5 बाई 2.5 सेंटीमीटर, तो ये स्टैंडर्ड आपको साइज जो है वो फॉलो करना होगा, ओके। सॉरी 2.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर, तो ये स्टैंडर्ड साइज आपको एटलीस्ट फॉलो करना होगा। 2.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर विथ टू हाइट रेशियो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, कौन से कैटेगरी के लिए? ओपन कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं मैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट के आपको 3 से 4 बंच बना के रखने हैं, जेरोक्स बंच और ओरिजिनल अलग से। और इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट की आपको पीडीएफ भी आपके मेल पे अपलोड करके रखना चाहिए। समझ में आया सभी को? स्कैन करके पीडीएफ बना के आप लोग आपके मेल आईडी पे इसको अपलोड करके रखो, और वैलिड मेल आईडी बना लो। अब यहाँ से आपको मेल आईडी जो है वो एंटर करने का काम गिरेगा फॉर्मली। तो आपके मेल आईडी होते हैं xyz1923@gmail.com, है ना। किसी का नाम होता है संकेत champ@1991 coolboy.com, coolboy@gmail.com, है ना। तो ऐसे ईमेल आईडी मत रखो, इससे बहुत ही बैड इम्पैक्ट होगा जो भी आप जहाँ पे भी जाओगे, क्योंकि यहाँ से आप फुल्ली प्रोफेशनली और टेक्निकली बिहेव करोगे। यही ईमेल आईडी कॉलेज में होगा और यही ईमेल आईडी जाएगा आपके कैंपस कंपनीज को भी, वहीं से कॉल लेटर, वहीं से नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, क्योंकि टीएनपी डिपार्टमेंट में से यही नंबर, यही ईमेल आईडी आगे चल के प्राइवेट कंपनीज को मिलेंगे आपके, ठीक है। जैसे हम लोगों को मैसेज आता है, जैसे डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट XYZ कंपनी रिक्वायर कर रही है जूनियर इंजीनियर समथिंग समथिंग सैलरी, मैसेज आता है हमें, टेक्स्ट मैसेज। कहाँ से आता है? कि हमारे नंबर जो है कॉलेज से कंपनीज के पास में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से नंबर नहीं बदलना, ईमेल आईडी प्रोफेशनल बनाना है, टेक्निकल बनाना है आपको, ठीक है। आपका नाम नहीं मिल रहा है तो आपका सरनेम पहले, नाम बाद में रखो। वो भी नहीं मिल रहा है तो आपके जो नेम है उसमें के कुछ लेटर यूज करो सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ईमेल आईडी बनाना है। डॉट एंटर करके बनाओ, @ एंटर करके बनाओ, स्लैश एंटर करके बनाओ, जैसे जमता है वैसे बनाओ, बट टेक्निकली लिखना चाहिए और प्रोफेशनल लिखना चाहिए। अदरवाइज आप godaddy.com जाके भी वहाँ पे आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकते हो। कुछ तो भी 100-150 रुपये चार्ज करते हो, उसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ मैंने भी वहीं से बनाया, ठीक है। स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, मैंने भी वहीं से बनाया, ठीक है। lokandesearchtutorial@gmail.com मेरी वेबसाइट भी है, www.lokandesearchtutorial.com। तो ये मेरे क्लासेस के नाम से मैंने बनाया है सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, ये हुआ ओपन कैटेगरी के लिए। अब बढ़ते बेटा हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, सारे कैटेगरीज ओपन छोड़ के, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, एसबीसी, जितने भी कैटेगरीज है ओपन छोड़ के, जितने भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो 5 डॉक्यूमेंट है, 6 डॉक्यूमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 डॉक्यूमेंट, ये तो आपको कॉमन लगेंगी, ठीक है। 10 12 टीसी, एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, लास्ट लेटेस्ट 3 इयर्स, ओके। अब आप बोलोगे सर हमारा तो इनकम ही नहीं है, तो आपका नहीं, आपके पेरेंट का। आप बोलोगे सर हमारा तो इनकम ही नहीं है तो हम इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनेंगे, तो आपके पेरेंट का चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ योर पेरेंट लास्ट 3 इयर्स। अब हो सकता है हमारे में से कुछ लोग ऐसे उनके पेरेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे कि अगर पिताजी नहीं है तो आपको माताजी का इनकम शो करना है,
पिताजी माताजी दोनों नहीं है तो आपको फिर आपका जो भी गाइडलाइन होगा या फिर बोलेंगे हम लोग पेरेंट्स, उनका आपको एक इनकम सर्टिफिकेट जो है जोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनलाइज बैंक अकाउंट चाहिए, आधार चाहिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज चाहिए, यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें चाहिए। अब एडिशनल क्या चाहिए? पहला एडिशनल थिंग, कास्ट सर्टिफिकेट, एच कास्ट सर्टिफिकेट। क्या चाहिए आपको? कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये ओपन कैटेगरी स्टूडेंट को नहीं लगता है कास्ट सर्टिफिकेट, इसलिए मैं ब्लू मार्कर में लिख रहा हूं। ये ब्लैक चीजें तो लगेंगी आपको, बट प्लस लगेंगी आपको कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद में नॉन क्रीमिलियर भी लगेगा, बट SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है आपको नॉन क्रीमिलियर की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ SC ST छोड़ के नॉन क्रीमिलियर। सो नॉन क्रीमिलियर जो लगेगा ये किसको लगेगा? सभी को एक्सेप्ट SC ST। लिख के देता हूं मैं यहां पे, एक्सेप्ट SC ST को छोड़ के सभी को नॉन क्रीमिलियर की जरूरत गिरेगी। जैसे OBC है, NT है, VJ है, VJNT है, NTA, NTB, NTC, तो ये सभी लोगों को आपको नॉन क्रीमिलियर लगेगा। तो नॉन क्रीमिलियर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप। नॉन क्रीमिलियर के पहले आपको ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है आपके पास में। तो पहले इनकम सर्टिफिकेट निकालना होगा। इनकम सर्टिफिकेट की जेरॉक्स जब लगाओगे आप या ओरिजिनल लगाओगे तब आपको मिलेगा नॉन क्रीमिलियर। ठीक है। अब ये नॉन क्रीमिलियर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है लास्ट ईयर में, तो उसकी डेट देखना है आपको कि ये वैलिड है क्या इस ईयर को। अगर वैलिड है तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे जब हमने एडमिशन प्रोसेस की थी तब एक ही ईयर के लिए वैलिड था नॉन क्रीमिलियर, अब 3 साल के लिए हुआ है वैलिड। तो आपने जो निकाला हुआ है नॉन क्रीमिलियर उसकी डेट देख लो कि इस ईयर में आ रहा है क्या आपके एडमिशन ईयर में, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, बनाना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। और ये जिनके पास में नहीं है अभी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जिनके पास में नहीं है जल्दी से जल्दी इसके पीछे लगो, क्योंकि इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। एटलीस्ट आपके पास में आपने कास्ट वैलिडिटी बनाने के लिए डाला है, इसका एक टोकन मिलता है, वो टोकन तो भी होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। अब मैं पहले ही नहीं बताऊंगा कि नहीं भी है तो हम लोग क्या कर सकते, ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट निकालना चाहिए। ठीक है। टाइम पे एडजस्टमेंट हो सकता है जो भी XYZ है वो, बट इसकी ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब एक डॉक्यूमेंट जो है, इनमें से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। सो ऑफलाइन स्टूडेंट सभी के पास में ये डॉक्यूमेंट है, कास्ट वैलिडिटी सब कुछ चीज़ें हैं। ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट आपके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मोर देन 100 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो आपके साथ में कम्युनिकेट नहीं करूँगा, आपको लास्ट में डाउट पूछूंगा सिर्फ मैं। ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट किसी के भी पास में नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है क्या? नहीं है। वेरी गुड बेटा, मतलब आप पहले ही प्रिपरेशन करके रखे हो। तो 99% या फिर 95% लोगों के पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिख लो, सभी के लिए चाहिए, ओपन, OBC कैटेगरी, माइग्रेशन। इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या होता है बेटा कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हो, जैसे कि आप फिलहाल अमरावती में आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, आपको नागपुर में एडमिशन लेना है, आपको पुणे में एडमिशन लेना है, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है। सो एट दैट टाइम ये आपको सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसको पहले ही निकाल के रख दो, ये आपको निकलेगा आपके तहसील में से। ठीक है। यस, आपके जो वैलिडिटी ऑफिस होता है वहाँ से भी निकलता है ये। अब नंबर ऑफ चीज़ें जो है वो ऑनलाइन ही हो गई है। ठीक है। क्योंकि ये कोविड की वजह से
ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए हर जगह पे, इसलिए ऑनलाइन प्रोसेस पे ज़्यादा इन लोगों ने स्ट्रेस दिया हुआ है। वैसे हमारे एडमिशन प्रोसेस में भी बताऊंगा आगे, ठीक है, सडनली नहीं बताता। तो पहला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं। ओके, तो आपको इसके पीछे लगना है, अभी से एप्लीकेशन कर देना है। ये चीज़ आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल होगी, इसके पीछे लग जाओ। लेटेस्ट बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट ओपन कर दो। आधार के साथ में आपका नया मोबाइल नंबर होगा कोई, तो आधार सेंटर पे जाके नया मोबाइल जो है वो आपका लिंक कर दो। और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है। कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल जिनके पास में नहीं है, विदाउट दिस एडमिशन नहीं होगी। ये SC ST और ओपन को नहीं लगेगा, ठीक है, सभी के लिए लगेगा। कास्ट वैलिडिटी का एटलीस्ट टोकन तो भी होना चाहिए हमारे पास में। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसको भी आपको क्या करना है, बनाने डालना है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी एडमिशन पुणे में हो सकती है, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है, तो आपको ये ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अब एडमिशन प्रोसीजर क्या है, स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो, या फिर नोट करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट कर लिया करो। अब जैसे रिजल्ट लग चुका है हमारा, नेक्स्ट वीक में हमारी एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होने वाली है, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हो आप लोग, ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर जो सेंटर्स है एडमिशन सेंटर्स, वहां पे भी जाके आप लोग डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर आपको ई वेरीफाई करना है तो आपके पास में लैपटॉप, मोबाइल या फिर कोई भी स्मार्टफोन होना जरूरी है। ई वेरीफाई करना है तो ई वेरीफाई करते समय आपको जो डॉक्यूमेंट बोला जाएगा उसका सडनली आपको कैप्चर करते आना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा, सडनली आपको कैप्चर करते आना चाहिए और अपलोड करना है उसको। मतलब जिनके पास में स्मार्टफोन से, लैपटॉप से या फिर इंटरनेट स्ट्रांग है, तो आप लोग आपके घर बैठे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड केस, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं, इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग नहीं, आप लोग क्या करना है, ऑफलाइन जाना है सेंटर्स पे। जैसे कि हमारा GP अमरावती जो सेंटर होता है, पोटे कॉलेज, IBSS कॉलेज, जितने भी कॉलेज है इनके ऊपर क्या होता है, सेंटर होता है, एडमिशन सेंटर्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी कॉलेज पे जाके आप, जहाँ पे आपको लग रहा है हम मेरे पास है, डिस्टेंस कम है, वहाँ पे जाके आप आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ पे वेरीफाई करना। अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किस लिए करते हैं, ताकि आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है, कास्ट वैलिडिटी नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ें, ये वहाँ पे जाने के बाद में वेरीफाई होती है कि यही डॉक्यूमेंट इसका ही है क्या नहीं, ठीक है। अब ऑनलाइन वालों का कैसे वेरीफाई होगा, तो ऑनलाइन वालों के डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएंगे और बाद में उसको सिस्टम में से वेरीफाई किया जाएगा। मान लेते हैं कोई XYZ डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है या फिर आपके डॉक्यूमेंट में एरर है, तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे और ईमेल आईडी पे, मैं नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये दो चीज़ें आपके पास में नहीं है प्रॉपर। आप नंबर बदलते रहते हो, आप ईमेल आईडी का पासवर्ड भी पता नहीं रहता है आपको, और उसका पासवर्ड आता है वही नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर पे, जो नंबर हमारे मोबाइल में नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि प्रॉपर मोबाइल नंबर और प्रॉपर ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ से सारी चीज़ें अब यहाँ से ईमेल आईडी के ऊपर डिपेंडेंट होगी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे। मान लेते हैं कोई डॉक्यूमेंट में आपके उनको फॉल्ट लग रहा है, डाउट लग रहा है, जिन्होंने ई वेरीफाई किया है, तो वो लोग आपको मैसेज या फिर ईमेल आईडी या फिर दोनों करेंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर। फिर आपको उस एरर को देख के अगेन उसको करेक्ट करना है। वो भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हो, आपको सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो
लेकिन जो ऑफलाइन गए, जो लोग ऑफलाइन गए, तो उनको वहीं पे बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपका ओके नहीं है या फिर इसमें एरर है, तो आपको वहां से वहीं पे करेक्ट कर लेना है। तो 1 से 2 दिन, 2 दिन मिलते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने को। तीसरे दिन आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने गए तो आपको भगा देंगे वो, ठीक है। इसलिए पहले ही डॉक्यूमेंट, मेरा जो पहला पॉइंट था डॉक्यूमेंट, इसलिए मैंने पहले पॉइंट रखा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अगर उनके दिए हुए डेट में अगर आपने वेरीफाई नहीं किए तो आपको वहां से भगा देंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर नंबर 2 हाउ टू रजिस्टर। पहले आपको DTE साइट पे जाके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते समय आपका मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर ये प्रॉपर होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए, उसकी रेंज आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए जहां पे आप रहते हो, ठीक है। उसके बाद में लगेंगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में लगेंगी मेरिट लिस्ट नंबर 1। तो पहले किया बेटा आपने रजिस्टर सभी को ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है। सेकंड स्टेप होगा बेटा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सेकंड स्टेप होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये दोनों तरीके से कर सकते हो बेटा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सपोज मान लेते हैं हम लोग कोई विलेज स्टूडेंट है, आ नहीं पा रहा है कोई सरकमस्टेंसेस की वजह से, तो उसको वहां से भी वो क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है। नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है। बट ये सारी चीजें करना है जैसे डेट खुलती है उसी दिन। अगर कुछ मान लेते एरर आता है तो हमारे पास में 1 दिन 2 दिन मिलना चाहिए उसको करेक्ट करने के लिए। लास्ट डेट पे कोई भी काम नहीं करना है, बिकॉज ये आपके एडमिशन का सवाल है। इसमें कुछ भी एरर या फिर कुछ भी अगर केयरलेसनेस बोलेंगे हम लोग, केयरलेसनेस अगर बोलेंगे हम लोग, तो अगर हम लोग करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 साल जाएगा एंड टाइम नेवर कम बैक। कोई भी कॉलेज, कोई भी आपको यूनिवर्सिटी आपको रजिस्टर नहीं करेंगी। ये चीज़ें कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है, कॉमन टू ऑल यूनिवर्सिटीज, ओके। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, अब आपके लगेंगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। क्या लगेगी बेटा आपकी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब होता क्या है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपका मेरिट नंबर क्या है या फिर आपकी पोजीशन कहाँ पे है ऑल ओवर दी महाराष्ट्र। आपकी पोजीशन कहाँ पे? अब पोजीशन कौन से हिसाब से होती है कि आपका स्टेट में से कितना नंबर है, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर कितना है आपका। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट नंबर कितना है आपका, डिस्ट्रिक्ट में से कौन से नंबर पे हो आप। उसके बाद में कैटेगरी वाइज कौन से नंबर पे हो आप, सब कैटेगरी वाइज कौन से नंबर पे हो आप। तो यहां से आपको आइडिया आ जाएंगी कि मैं कहां पे हूं कंपटीशन में, और उस हिसाब से फिर थर्ड स्टेप के बारे में बात करेंगे हम लोग। उस हिसाब से हम लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉलेज कौन से सिलेक्ट करना है, क्या करना है, आगे बात करेंगे। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपकी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि आप कहाँ पे हो। आपको लग रहा है कि मुझे 95% है, आपने पेड़े वेड़े बांट दिए होंगे कि मैं जा रहा हूँ टॉप मोस्ट कॉलेज में, तो आपको पता चल जाएगा उस दिन कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। आपका जनरल मेरिट लिस्ट नंबर क्या है, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर क्या है, डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट नंबर क्या है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट नंबर क्या है, सब कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट नंबर क्या है आपका, ये आपको पता चलेगा। अब मैं बेटा थोड़ा एक सब कैटेगरी के बारे में बात कर देता हूँ, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, ओके, वीजे, एनटी, एनटीडी, एनटीसी, एनटीबी, पता है आपको, ये सारे कैटेगरीज हैं। सो दैट इज द सब कैटेगरी। कैटेगरी में मेल फीमेल आएगा, मेल में से फीमेल में से। सब कैटेगरी में आपकी जो कैटेगरी है उसमें से मेल फीमेल। तो आप बोलेंगे सर मेल फीमेल क्या है, तो फीमेल के लिए एडमिशन के लिए रिजर्व होती है सीट।
फीमेल के लिए एडमिशन के लिए रिजर्व होती है सीट। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है 96% वाला और कोई गर्ल है 92% वाली, तो कॉलेज में रिजर्वेशन पहले गर्ल को रहेगा। गर्ल्स के जो जगह होगी उसमें बॉयज़ की कंपटीशन नहीं होगी, गर्ल्स की ही कंपटीशन होगी। ठीक है, तो गर्ल्स को मिलेगी इवन इफ इसकी जो परसेंटेज है कम है। ठीक है, मेल के परसेंटेज ज़्यादा है, फीमेल के परसेंटेज कम है, फिर भी फीमेल को मिलेगी क्योंकि वो फीमेल के लिए रिजर्व थी। तो फीमेल को मेल के साथ में कॉम्पीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपकी जो वैकेंसीज है वो अलग ही होते हैं। आपको आपके मेरिट लिस्ट में चेक करना है कि मैं फीमेल कौन से नंबर पे कैंडिडेट हूँ। ठीक है, ओके। जैसे कि आपने जब रिजल्ट देखा है MSBT का, वहीं से आपने देख लिया होगा आप कहाँ पे हो, कौन से नंबर पे हो। देखा क्या आपने? नहीं देखा? देखा है। जैसे कि ऑनलाइन में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कल आके मुझसे बात की, उन्होंने बताया सर मैं 3rd नंबर पे हूँ। जैसे कि हमारे बैच में कि एक स्टूडेंट है फाइनल ईयर मैकेनिकल, हिरल शिंदे, वो 2nd नंबर पे है फीमेल में SC कैटेगरी में, तो उसको टॉप मोस्ट कॉलेज लग जाएगा। ऐसा समझ में? तो ऐसे आपको आपकी कैटेगरी वाइज या फिर आपके जनरल मेरिट लिस्ट नंबर में भी आपको दिख जाता है कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, ये हुआ प्रोविजनल। और प्रोविजनल के बाद में जो एरर हो गए, जो एरर निकालने के बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, दैट इज योर 4th स्टेप, फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट, तो ये है बेटा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। अब फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब यहाँ पे इसके बाद में कोई करेक्शन नहीं होगी। ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नंबर है। इससे आप खुद को जज कर लो कि आप कहाँ पे हो और आपको किस प्रकार की कंपटीशन फेस करनी है और किस प्रकार के कॉलेजेस आपको चूज करना है। ठीक है, अब कॉलेजेस चूज करने में क्या गलतियां होती है, कौन से कॉलेजेस चूज करना चाहिए, ये देखेंगे हम लोग स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 2 समझ में आया? पहले डॉक्यूमेंट रेडी करना है। स्टेप नंबर 2, जैसे ही नेक्स्ट वीक में हमारे एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होंगी, आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, और यहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है मैंने पहले ही बता दिया है आपको, इसको नोट किया करो। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। अब फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद में अब चालू होगा हमारा फर्स्ट राउंड। फाइनल मेरिट लिस्ट लग चुकी है, अब स्टार्ट होगा हमारा कौन सा राउंड? फर्स्ट राउंड। अब मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को, इससे पहले 3 राउंड होते थे, अब 2 ही राउंड है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के दिल में एक ही क्वेश्चन है और मुझे हर बार फ़ोन यही आते रात को 9-10 बजे के बाद में कि सर मी जर 2nd राऊंडमध्ये अटेंड केलं तर माझा पहिल्या राऊंडचा कॉलेज जाईल का, मग दुसऱ्या राऊंडमध्ये केलं तर रिक्स आहे का, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करवा के देता हूँ यहाँ। ठीक है, और जो इस मीटिंग का पार्ट नहीं बन पाए, मुझे पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जो इस मीटिंग का पार्ट बनना चाहते थे, बट आप देख रहे हो 100 का डिजिट फुल हो चुका है, आप एंटर नहीं कर सकते कोई। ठीक है, तो उनको भी ये सारी चीज़ें आप लोग शेयर कर देना, ताकि जो मेरा एम था वो कंप्लीट हो जाए, कि जो गलती मैंने मेरे डिप्लोमा के टाइम पे की थी वो आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए। मैंने कहाँ पे गलती की थी वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को प्रोसीजर के साथ में। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में आपका फॉर्म फिलअप किया हुआ है, सिर्फ आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मेरी गलती पहले, कि हम लोग 2009-10 की बात है, तो उस टाइम पे मोबाइल इंटरनेट अवेयर थे हम लोग, मोबाइल इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर को सिस्टम को कभी चला के नहीं देखा था, ये सारी चीज़ें हमें नहीं थी पता, और इस तरह से सेमिनार भी नहीं हुआ था किसी का। तो इस वजह से ये एरर आया मेरे लाइफ में। उस वजह से मेरा एम यही है कि इस मीटिंग का लेने का, कि मेरे साथ में जो किस्सा हुआ वो आपके साथ में नहीं होना चाहिए। मैं MSBT 3rd रैंक था, तो MSBT 3rd रैंक होने के बाद में आप सोच सकते हो कि मुझे कौन सा भी कॉलेज मिल सकता था, क्योंकि हमारे टाइम पे 20% जो है रिजर्वेशन होता था डायरेक्ट 2nd ईयर के लिए।
अब ये 10% 20% क्या है पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज कोई कॉलेज का इंटेक अगर 60 है तो इसके 10% हो जाएंगे बेटा 6 स्टूडेंट्स। तो अभी रिजर्वेशन कितना है, सिर्फ एक कॉलेज में 6 बच्चे डायरेक्ट सेकेंड ईयर को एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, वाईडी हो गया, कोई किसी का ईयर डाउन हो गया, सपोज ये 60 में से 59 ही बच्चे आए सेकेंड ईयर को, तो यहाँ की एक जगह बच गई और ये 6, टोटल कितने हो गए, 7 लोगों को मिलती थी। लेकिन अब इसके चांसेस है ही नहीं बेटा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो गई, फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे 101% पास आउट हो चुके हैं। तो ये रिस्क तो अभी बना हुआ है कि इसके पहले वाले जो कॉलेज के कट ऑफ देखोगे या फिर इससे पहले जो कॉलेज की वैकेंसी देखोगे वो नहीं रहेगी। ठीक है, सिर्फ अज्यूम करके चलना, मिनिमम कोटा 10%, कितने स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट। तो हमारे टाइम पे 20% था, मतलब 60 अगर वैकेंसी है, इनटेक है, तो 12 स्टूडेंट एंटर हो सकते थे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो टॉप मोस्ट भी कॉलेज ले लेता हूं मैं, IIT बॉम्बे। ठीक है, तो IIT बॉम्बे के बाद में आ जाती है COEP, वो भी बताऊंगा आगे कॉलेज की लिस्ट कैसी होनी चाहिए। तो COEP में भी मेरा एडमिशन कुछ ना करते हुए हो जा सकता था, लेकिन मैंने जो गलती की है वो आपने मत करना। देखो यहाँ पे जो कॉलेज आप डालोगे नंबर 1 पे, ये कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा कंपलसरी। जो नंबर 1 पे जो प्रेफरेंस दिया हुआ है आपने जिस कॉलेज को, वो लेना ही पड़ेगा। तो दैट्स वाई यहां पे रहेगा आपका टॉप मोस्ट कॉलेज, जिसको 70% है वो भी डालेगा COEP। ठीक है, पता है नहीं लगने वाला है, पता है। लेकिन अगर वो यहां पे डाल देता है, सपोज अभी मैं कुछ कॉलेजेस के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि एक तो उस कॉलेज की एडवर्टाइज हो जाएगी या फिर उस कॉलेज का क्या बोलेंगे हम लोग उसको, डिमोशन हो जाएगा। प्रमोशन हो सकता है, अगर मैं कम % बोलूंगा तो डिमोशन हो जाएगा, तो मैं XYZ यूज करूंगा। मान लेते हैं XYZ में कम % पे भी एडमिशन हो जाती है, अगर आपने XYZ कॉलेज डाल दिया जैसे मैंने किया था। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि ये लिस्ट कैसे फिलअप करना है। मैंने सबसे पहले डाला था KDK, करमवीर दादा साहेब कन्नमवार कॉलेज, 1965 एस्टॅब्लिशमेंट, 90% प्लेसमेंट। कॉलेज अच्छा ही था, कॉलेजबद्दल काही असं नव्हतं, बट मुझे वो कॉलेज लग गया। जो आदमी होना चाहिए था COEP SP में, वो यहाँ पे चले गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रखा था नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मैंने रखा था YCC। पता नहीं है ना सीक्वेंस कैसा रखना है, पता नहीं था, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद में एक चीज़ और हो सकती है, आप सब ब्रांचेस के नाम डालोगे एज अ मेन ब्रांच समझ के, जैसे कि MIT, सिंहगढ़, DY पाटिल। DY पाटिल के 12 कॉलेज है, सिंहगढ़ के 13-14 कॉलेज है। तो आपने सुना हुआ है कि सिंहगढ़ कॉलेज को प्लेसमेंट अच्छा है, 100% प्लेसमेंट है, बट वो होता है मेन ब्रांच को। और हम लोग जब लिस्ट सिलेक्ट करते हैं ना ऑनलाइन में, तब सिंहगढ़ के कॉलेज ऐसा वहाँ पे एकदम लास्ट में लिखा हुआ रहता है कि छोटे से इसमें कि XYZ ब्रांच, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही दिखाई देगा आपको। तो आपने सिलेक्ट कर लिया, आपकी लिस्ट में होता है कि सिंहगढ़ कॉलेज, आपने सिंहगढ़ को देख के सिलेक्ट कर लिया, आपने ब्रांच नहीं देखी, तो आपका 101% वहाँ पे एडमिशन होना है, क्योंकि 13-13, 14-14 ब्रांचेस है उनकी। और ऐसे ब्रांचेस है कि जैसे कि सिंहगढ़ कॉलेज लास्ट ईयर में 213 एडमिशन हुए थे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो सोचो फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट होंगे, 120 का इंटेक था, तो 7 ही स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर में। तो ये कौन गए फिर वहाँ पे स्टूडेंट, जो सिंहगढ़ का नाम जानते थे, उस हाई लेवल पे है कॉलेज, वो फंस गए सब ब्रांच डाल के, उनकी एडमिशन हो गई वहाँ पे। ये एक एरर आ सकता है। दूसरा एरर, पहला एरर निकाल लेते हैं। XYZ कॉलेज मैंने डाला, सपोज मैंने मेरा KDK डाला था, बाद में YCC, और आई थिंक मेरा COEP वगैरह नंबर जो था वो ऐसा सीक्वेंस था, ये 7th 8th पे था। ठीक है,
तो जैसे ही राउंड हुआ मुझे फर्स्ट राउंड में ही पहले ही कॉलेज अलॉट हो गया केडीके। तो फिर मैंने बोला मुझे केडीके में नहीं चाहिए, मुझे तो सीयूईपी में चाहिए। तो उन्होंने बोला एक तो एडमिशन लो, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में आके वापस से एडमिशन करो। तो क्या हो गया था, लॉस हो गया था ना। अगर एक साल मैं रुकता तो एक साल लॉस हो गया रहता मेरा, और वो लॉस बियर नहीं कर सकता था मैं, तो ये लॉस बियर कर लिया मैंने, केडीके में जाना पड़ा, कंपलसरी लेना ही पड़ा। तो हमारे टाइम पे था 1 2 3 4 5 6 7 कॉलेज में कोई भी कॉलेज लगा तो आपको मस्ट लेना ही था। ये हमारे टाइम की बात थी। अब सिर्फ नंबर 1 पे जो कॉलेज होगा वो ही लेना पड़ेगा। तो नंबर 1 पे जो कॉलेज डालोगे तो वो एक ऑर्डिनरी कॉलेज मत डालना, वो लग जाएगा आपको, तो वो लेना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा हो या ना हो। तो नंबर 1 पे ऐसा कॉलेज होना चाहिए जो आपको चाहिए ही, मस्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सीओईपी, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। बट सीओईपी से भी अच्छे कॉलेजेस है, मैं जब डिस्कस करूंगा तब पता चलेगा, क्योंकि हम लोग वही कॉलेज का नाम सुन के, ऐसे कुछ कॉलेजेस है जो हमें पता भी नहीं है अभी तक, वहाँ पे 90% 80% प्लेसमेंट है, वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना होता है, कॉलेज की लिस्ट फिलअप करना होता है। तो नंबर 1 पे रिक्स रहेगा, तो नंबर 1 पे जो कॉलेज डालोगे तो ऐसा कॉलेज डालना कि आपको वो मिला तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बाद में ऑर्डर कैसे रखना है, बाद में ऑर्डर कैसे रखना है, आपको XYZ कॉलेज चाहिए था, नहीं मिला तो आपको PQR जो कॉलेज चाहिए वो डालो, उसके बाद में ABC कॉलेज डालो, जो आपको कॉलेज चाहिए वो पहले डालना है आपको। और दिमाग में से ये निकाल दो कि मेरे परसेंटेज कम है, सपोज 70% है, तो मैंने COEP डाला तो मुझे फिर बाकी के कॉलेज में एडमिशन बाद में लेट मिलेगी, या फिर मेरे से पहले। देखो ये ट्विस्ट को समझ लो, ये ट्विस्ट को समझ लो, 2 लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी में और मराठी में। ठीक है, ये ट्विस्ट बहुत ही मतलब बड़ा बोलेंगे हम लोग इस एडमिशन सेक्टर में। 2 बच्चे हैं, राम श्याम को 70 परसेंटेज है। राम ने पहले नंबर पे COP डाला और श्याम ने PQR डाला। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों को सेम परसेंटेज है, श्याम ने डाला है COEP और राम ने डाला एक ऑर्डिनरी कॉलेज। तो पहले प्रेफरेंस राम को देंगे नहीं, पहले प्रेफरेंस दोनों में से जिसको परसेंटेज हायर है उसको ही मिलेगा, इवन इफ इसने पहले COEP डाला था, इसने COEP डाला था और इसने पहला प्रेफरेंस ऑर्डिनरी कॉलेज डाला था। तो ऑर्डिनरी कॉलेज में भी जब वेरीफाई होगा तो पहले इसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसने पहले डाला है। किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसके परसेंटेज हायर है। सपोज मान लेते हैं दो हमारे पास में लिस्ट है, ठीक है, ये राम की है, ये श्याम की है। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट कॉलेज आगे COEP XYZ PQR ABC, और श्याम ने क्या कर दिया, ABC डाल दिया पहले ही। ठीक है, अब देखो ये जो राम है, राम को परसेंटेज है 71.7 और श्याम को परसेंटेज है 70, श्याम को परसेंटेज है 70, राम को है 71.17। तो राम ने ABC कौन से नंबर पे डाला है, और श्याम ने, फिर भी श्याम को पहले प्रेफरेंस नहीं होगा, पहले होगा राम को ही, क्योंकि राम के परसेंटेज ज्यादा है। तो ये दिमाग में से निकाल डालो कि मुझे जो कॉलेज मिलने वाला है मेरे परसेंटेज के हिसाब से, अगर मेरे सीक्वेंस में वो लास्ट में होगा तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, ये भूल जाओ। मतलब एक बात तो सही होगी कि आपको सीक्वेंस कैसे लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लगाना है। अच्छा कॉलेज, उसके बाद में उसके नीचे का, उसके बाद में उसके नीचे का, पता है नहीं मिलने वाला है, फिर भी सीक्वेंस वही लगाएंगे, क्योंकि उससे बैड इंपैक्ट नहीं हो रहा है, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो सकता है बीच में का अच्छा वाला कॉलेज लग गया तो, XYZ लग गया तो आपको। बट इसने डाला है ABC पहले, तो इसको XYZ लगेगा क्या, इसको ABC ही लग जाएगा, वो XYZ तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए कॉलेज की जो ऑर्डर होंगी वो होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है वो
थ्रू आउट द इंजीनियरिंग रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने तक तो भी रखो जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक लिंक दे दी, फिर उसमें बच्चे ज्वाइन हो गए, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी आपके क्वेरीज है वो आप वॉइस मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हो या फिर टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में भेजो, मैं वॉइस रिप्लाई करूंगा वहाँ पे जैसे मुझे टाइम मिलता है। ठीक है, तो वो एक ग्रुप रहने दो एटलीस्ट एडमिशन होने तक। ठीक है, ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहली बात, आप लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे है वो मेरे ही स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, आपको तो गाइडलाइन होगी, लेकिन मैंने मेरे लाइफ में जो खोया है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज मैं कौन से सराउंडिंग में रह सकता था, आज मैं कौन से सराउंडिंग में हूँ, ये जो मैंने जो खोया है वो आप लोगों ने नहीं खोना चाहिए। एक छोटा एरर लाया था मैंने ऑर्डर सही नहीं रखी थी, तो सडनली मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो गई। लाइफ चेंज हो गई मतलब इंजीनियर ही हूँ मैं, बट जो लेवल हो सकती थी मेरी रेडीमेड वो नहीं हुई, वो लेवल मुझे खुद बनानी पड़ी। समझ में आया क्या, वो लेवल मुझे खुद बनानी पड़ी। अगर आप टॉप मोस्ट कॉलेज में होते तो आपको आपकी लेवल नहीं बढ़ानी पड़ेगी, आपका सराउंडिंग ऐसा होता है कि आपकी लेवल वो खुद ब खुद बन जाती है। अगर आप जब जाओगे अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन करोगे तो आपके साथ में 6 अलग लोग होंगे। अगर आप मान लेते COP में जाओगे तो 6 एडमिशन होंगे, तो 6 लोगों के साथ में आप एक होंगे, मतलब 5 अलग लोग मिलेंगे। तो 5 लोगों के साथ में जब आप कंपैरिजन करने जाओगे तो आपके ध्यान में आएगा कि मेरा सराउंडिंग बहुत ही लो था, ये लोग अच्छे सराउंडिंग से आए हुए हैं। अब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लो लेवल पे हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हमारी सराउंडिंग ही नहीं थी, हमारा स्टाफ ही नहीं था वैसा, हमारी लेवल ही नहीं बढ़ाई गई। समझ में आया क्या। चलो ये तो इसका पार्ट हुआ, हमारा पार्ट आज अलग है। ठीक है, तो समझ में आया, ये डाउट निकल गया। कॉलेज का सीक्वेंस कुछ भी रखते हो तो परसेंटेज के अनुसार ही कॉलेज मिलेगा। पहले परसेंटेज जिसको ज़्यादा है उसको ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इवन इफ उसने पहले भी प्रेफरेंस रखा है उसको, फिर भी इसको ही मिलेगी पहले एडमिशन, क्योंकि पहले आएगा 90, 80, 60, 85, 72, 71 आएगा। तो 71 पे है क्या श्याम? नहीं, 71 पे कौन है? राम, तो पहले राम को डाल दिया। अब उसके नीचे भी जगह बची है तो फिर नंबर लगेगा श्याम का। ये एक एरर मत लाना, और पहले नंबर पे हो सके तो COP ही डाल देना। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं सर COP नहीं चाहिए। मेरे बैच में एक स्टूडेंट था ऐसे, शिवांग तिवारी नाम का, उसने SP लिया, COP को नहीं लिया उसने। आपका ही सीनियर है, 1-2 साल सीनियर, क्योंकि उसका टारगेट IAS है, और IAS के हिसाब से अगर सिलेबस चाहिए आपको तो SP कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। COE का सिलेबस जो है वो IAS से 70% जुड़ता है, बट अगर आप SP का, और सिलेबस डिफरेंट होगा मैथ्स का छोड़ के। ठीक है, जो मैंने जैसे ही बोल दिया आप डर गए होंगे कि अरे सर हमने तो मैथ्स की बैच लगा लिया आपके पास में M3 की, और आप तो बोल रहे सिलेबस चेंज होगा, तो मैथ्स का छोड़ के। M3 इज कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस कौन से हो सकते थे, मैंने एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट निकाली है आपके लिए। ठीक है, अब ये होगा परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो इसकी लिस्ट मैं ग्रुप के ऊपर फोटो निकाल के भेज भी दूंगा, और आपके साथ में विद इन 1 मिनट डिस्कस करता हूँ। मैंने मेरे हिसाब से पहले नंबर पे जो मैं ऑल इंडिया में, ऑल महाराष्ट्र में मैंने जो कॉलेज रखा हुआ है वो IIT बॉम्बे, ये मेरे हिसाब से मतलब जो हमें चाहिए उसके हिसाब से। पहला प्लेसमेंट, सबसे पहला कॉलेज जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो किसके हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट करेंगे हम लोग? प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 90 to 100% प्लेसमेंट है IIT बॉम्बे, बट यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है, अभी भी आपको करना होगा JEE एग्जाम देना होगा, और फिर आपको फर्स्ट ईयर एडमिशन लेना होगा। आप डिप्लोमा के बाद में भी JEE आप एग्जाम दे सकते हो। डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू 11th-12th, फिर आप एंटर कर सकते हो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में। तो ये हमारे तो लिस्ट में से निकल गया, क्योंकि हमारे
हमारा 1 साल जो है वेस्ट होगा, डायरेक्ट सेकंड ईयर जाना, डायरेक्ट फर्स्ट ईयर, तो फर्क गिरेगा। उसके बाद में जो रखा है बेटा मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, तो इसकी फ़ी है 65K, और यहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस पहले 100% थे, जब से कोविड आया है एक 70 to 80% प्लेसमेंट है यहाँ। एक एवरेज पैकेज जो है इसका 7 लाख मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 44 लाख पर एनम तक भी पैकेज आप ले सकते हो। डिपेंड करता है आपके कंपनी के ऊपर, आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कंपनी आपको उठा के लेके जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 पे रखा हुआ बेटा मैंने वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, VJTI, ओके। सो VJTI, VJIT भी एक कॉलेज है। देखो ये ट्विस्ट जरूर होगा, कॉलेज चूज करते समय एक तो मेन ब्रांच चूज करना, दूसरा कॉलेज के नाम सेम हो सकते हैं, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, नागपुर का कॉलेज VIT, तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉलेज को ये आपके पास में जब आप राउंड का फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके पास में आपकी लिस्ट रेडी होनी चाहिए विथ कॉलेज कोड। तो ये ट्विस्ट कहाँ पे निकल सकता है कि हम फंस ना जाए सब ब्रांच में कॉलेज कोड से, चाहे ब्रांच सब ब्रांच भी हो तो कॉलेज कोड डिफरेंट होता है उसका, तो आपको मेन ब्रांचेस के कॉलेज कोड निकाल लेना है। ये भी प्रोवाइड करूंगा मैं ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। सो VJTI जो है वो 1887 की एस्टेब्लिशमेंट है ये चीज, ओके। और 85K फीस कितनी है 85,000। तो अगर मैं फीस के बारे में डिस्कस ना करूँ तो ही अच्छा रहेगा, एक 10-15,000 का डिफरेंस होता है हर कॉलेजेस में, ठीक है। तो इसका प्लेसमेंट का चांसेस जो है 75% है, और पैकेज 7.5 से लेके तो 44 लाख पर एनम तक पैकेज आपको मिल सकते हैं वहाँ पे। तो ये कॉलेज जो है आपको मिलेगा कहाँ पे, VJTI मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका VNIT, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं भी लिखते हो चलेगा, कॉलेज के नेम प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं, VNIT, ठीक है। और सडनली 4th नंबर पे लेता हूँ मैं वॉलचंद कॉलेज। आप बोलोगे सर वॉलचंद कॉलेज से तो इतने बेटर कॉलेज, आपने इसका नाम पहले क्यों लिया? क्योंकि वहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। वॉलचंद कॉलेज जो है उसमें 100% प्लेसमेंट है, ठीक है। सो वॉलचंद कॉलेज को पहले लेने का पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पे प्लेसमेंट जो है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में VNIT, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद में IIT पुणे, लेकिन यहाँ पे भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर को एडमिट नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद में IIIT नागपुर भी है, वहाँ पे भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर को एंटर नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद में SP सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, ठीक है, इसका दोस्त है वहाँ पे शिवांग, है ना, निवृत्ति, ठीक है, अपने बैच के स्टूडेंट है। आज तक मैंने यही रिकॉर्ड बनाया है, यही मेरी अचीवमेंट है कि COAP में अगर 6 स्टूडेंट जाएंगे तो 4 बच्चे मेरे ही बैच के होंगे। ये मेरी अचीवमेंट है आज तक की। SP में 6 बच्चे जाएंगे तो 50% स्टूडेंट मेरे ही बैच के होंगे। पूरे महाराष्ट्र में से 50% आएंगे और 50% मेरे बैच के होंगे। तो ये हमारे बैच की अचीवमेंट है। थोड़ा सा बैच की भी एडवर्टाइज बनती है बीच में, ठीक है। ओके, ठीक है। फीमेल स्टूडेंट, फीमेल्स, कमिंस कॉलेज पुणे, कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट एक ही डिसएडवांटेज है इस कॉलेज का, फीस ज़्यादा है 130K, 1,30,000, बट प्लेसमेंट 100% है फीमेल स्टूडेंट। अगर फीमेल स्टूडेंट को चाहिए, यहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज बोलेंगे हम लोग, कमिंस कॉलेज जो है बहुत ही अच्छा कॉलेज है। जो लोग फीस ऑफर कर पाएंगे आप लोग वहाँ पे एंटर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में PICT, MIT लेकिन कोथरूड, MIT के भी बहुत सारे ब्रांचेस है, कोथरूड की मेन ब्रांच है, ओके। उसके बाद में गवर्नमेंट औरंगाबाद,
इसको भी आप लोग आपके प्रेफरेंस में पहले रख सकते हो। ये कॉलेजेस किसके लिए बेटा मालूम है आप लोगों को? जिनके परसेंटेज 96 प्लस 97 प्लस है, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं तो आप बोलोगे सर क्या सीक्वेंस बताया, कॉलेज तो एक भी नहीं लगा। ठीक है, पहले ही बताता हूँ, उसके बाद में जो नेक्स्ट आएंगे बच्चे उनके लिए भी बताता हूँ। तो ये जो कॉलेज की लिस्ट बता रहा हूँ मैं, ये है इस रेंज के परसेंटेज वालों के लिए। ठीक है, तो ये जो मैं कॉलेजेस बता रहा हूँ इसका सीक्वेंस आपके हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे कि किसी को लगता है कि मुझे मुंबई नहीं चाहिए, मुझे पुणे ही चाहिए, तो आप पुणे के कॉलेज को पहले प्रेफरेंस दो। किसी को लगता है कि नहीं मुंबई मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, औरंगाबाद ठीक है, तो आप एसपी को औरंगाबाद के बाद में डाल सकते हो, वालचंद के बाद में डाल सकते हो, कमिंस कॉलेज कमिंस। उसके बाद में गवर्नमेंट औरंगाबाद, ये एक प्लेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो 5 स्टार कॉलेज में जो है CUP, गवर्नमेंट औरंगाबाद, ESP, कमिंस कॉलेज एंड MIT एंड वालचंद। ठीक है, कोथरूड मेन ब्रांच। उसके बाद में VIT। अब VIT मैंने अभी ही बोला आपको, VIT नाम के नंबर ऑफ कॉलेज होंगे, आपको विश्वस्तरीय चाहिए, विश्वस्तरीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा कि कॉलेजेस कौन से हैं, उसके फीस क्या है, उसके परसेंटेज कितने हैं, या फिर प्लेसमेंट के चांसेस कितने हैं, पैकेज कितना है। ये एक लिस्ट बनी हुई है, ये डायरेक्टली भेज देता हूँ, इसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो ये सीक्वेंस हुआ कौन से कॉलेजेस के, कौन से परसेंटेज वाले स्टूडेंट के लिए, जो 95 प्लस है। इस बार तो 95 वालों को भी ये कॉलेज मिलेंगे, ये तो मैं श्योरली नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने 95 प्लस ना लिखते हुए 96 प्लस लिखा हुआ है। तो 96 प्लस में से टॉप 20 में कॉलेज एंटर हो सकती, क्योंकि जगह कम है बेटा। YD तो होने वाले नहीं है, और वैसे भी ऐसे कॉलेज में के बच्चे YD होते नहीं हैं। ठीक है, YD का मतलब ईयर डाउन, फर्स्ट ईयर में से सेकेंड ईयर में आया ही नहीं, तो उसने उसकी स्पेस जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए खुली छोड़ दी है। तो ऐसा होगा नहीं, तो 6 जगह ही अज्यूम करके चलना पड़ेगा हमें एक कॉलेज में। मान लेते हैं COP जैसा कॉलेज है, उसको 2 शिफ्ट है बेटा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। मैकेनिकल सिविल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट का इंटेक्ट है सेकंड का, तो यहाँ पे 6 स्टूडेंट और यहाँ पे 6 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट जाएंगे? तो COP में 12 स्टूडेंट जा सकते हैं। ठीक है, अब ये 12 कौन हो गए? टॉप पर ही हो गए, फर्स्ट 12 जरूरी नहीं है। उसमें का कोई बच्चा ऐसा होगा कि मुझे पुणे नहीं चाहिए, मुझे मुंबई चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आपको फॉर्म भरते समय पहले ही कुछ इमेजिनेशन नहीं करना है, आपका ऑर्डर वही होना चाहिए जो आपको चाहिए। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ऑर्डर में गड़बड़ होने से कॉलेज आपको प्रेफरेंस देगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपके परसेंटेज के हिसाब से ही कॉलेज आपको प्रेफरेंस देगा। मतलब ये ऑर्डर जो है वो रखोगे आपको जो कॉलेजेस चाहिए उसके ही हिसाब से। आप लोग आपका मेरिट लिस्ट नंबर एज्यूम करके रैंडमली या फिर आपका सीक्वेंस बिगाड़ मत देना। ठीक है, क्योंकि पहला कॉलेज तो चाहिए आपको, उसके बाद में दूसरा चाहिए आपको, नहीं मिला तीसरा चाहिए आपको, चौथा नहीं चाहिए था मिल गया, 5वें नंबर का चाहिए था पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मेरे साथ हुआ। तो इस वजह से ये प्रिकॉशन लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए कॉलेज का वो कैसे होना चाहिए, आपको जो कॉलेज चाहिए मस्ट चाहिए उसके हिसाब से ही। ठीक है, अब लोअर परसेंटेज स्टूडेंट लोगों ने क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा स्टॉप करके बाद में लेता हूँ। लोअर परसेंटेज स्टूडेंट वालों ने क्या करना चाहिए, उन्होंने गिव अप देना चाहिए क्या, इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए क्या, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जिनके परसेंटेज इसके ऊपर है तो इनकी लाइफ बन गई। जैसे मैंने पैकेजेस बोला आपको, मिनिमम 7 मैक्सिमम 44, ये पैकेजेस में बैठ जाएंगे वो। ठीक है, फिर अब इनका क्या होगा, इनका क्या होगा थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो चलो अभी फर्स्ट राउंड हो गया, मान लेते हैं फर्स्ट राउंड हो गया, तो सीक्वेंस वाइज ही डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट राउंड में लोअर परसेंटेज,
फर्स्ट राउंड में लोअर परसेंटेज। तो लोअर परसेंटेज स्टूडेंट आपने भी आपका सीक्वेंस यही रखना चाहिए जो आपको कॉलेजेस चाहिए। पता है आपको COP नहीं मिलेगा, फिर भी आपका प्रेफरेंस पहले COP को ही होगा, उससे आपके जो कॉलेजेस मिलने वाला है आपको, और इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। आपके परसेंटेज के हिसाब से ही आपको कॉलेज दिया जाएगा। आपको सीक्वेंस यही रखना है, प्लस आपको एक और प्रिकॉशन लेना है कि ये तो कॉलेजेस मिलने वाले नहीं है लेकिन चाहिए, बट डालना तो है आपको, बट मालूम है मिलने वाले नहीं है, तो ऐसे भी कॉलेजेस आपको डालने होंगे जो आपको मिल सकते हैं। मान लेते हैं आपने 20 कॉलेजेस डाले हैं टॉप, उसमें आपके एडमिशन मिली नहीं, तो आप डायरेक्टली जंप कर लोगे सेकंड राउंड में रिस्क के साथ में। आप सेफ नहीं हो, सेकंड राउंड में मिला तो ठीक, नहीं तो फिर आपका ईयर गया। तो फर्स्ट राउंड में आपके पास में मोर देन आप 100 कॉलेजेस फिलअप कर सकते हो, तो आपको एटलीस्ट 50 कॉलेज फिलअप करके रखना है। कम परसेंटेज वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके 96 प्लस है, आप टॉप 20 भी रखते हो तो आपके एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन एक सेफर साइड चाहिए तो आपकी एक 50 की लिस्ट बननी चाहिए, 50 कॉलेज की लिस्ट आपके पास में होनी ही चाहिए, वो सीक्वेंस आपने डालना ही चाहिए। तो लोअर परसेंटेज स्टूडेंट आपको एक प्रिकॉशन लेना होगा कि फर्स्ट राउंड जब आप अटेंड कर रहे हो तो आपने फर्स्ट टॉप कॉलेज तो डाल दिए हैं, बट आपकी लिस्ट में ऐसे भी कॉलेजेस होना चाहिए जो आपको मिल सकते हैं आपके परसेंटेज के हिसाब से, बट उसका भी सीक्वेंस वही होना चाहिए। जो आपको चाहिए मस्ट, उसको ही पहले रखना है, जो आपको मस्ट चाहिए उसको ही आपको पहले रखना है, अदरवाइज फिर आप लोग उसको क्या कर सकते हो, नीचे रख सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा फर्स्ट राउंड में आपको XYZ कॉलेज अलॉट हो गया, फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, फर्स्ट राउंड की लिस्ट लग गई, आपको मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में एक XYZ कॉलेज आपका अलॉट हो गया है। अब XYZ कॉलेज में दो पॉसिबिलिटी है, जो कॉलेज चाहिए था वही मिल गया, या फिर जो कॉलेज नहीं चाहिए था वो मिल गया। दो पॉसिबिलिटीज हो गई। पहली पॉसिबिलिटी, अगर आपको जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया तो इसको आपको फ्रीज कर दोगे। क्या कर दोगे? फ्रीज। फ्रीज का मीनिंग आपकी एडमिशन यहां पे पक्का हो चुकी है। समझ में आ रहा है? आपको फीस क्लियर करके आगे बढ़ जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबको सबमिट करके आगे बढ़ जाना है, अगर आपको आपके हिसाब से कॉलेज मिल गया तो। लेकिन 90% लोगों के साथ में ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा हायर है। फिर केस 2 क्या होगी? केस 2 होगी बेटा, इसने क्या करना चाहिए, फ्लोट बेटरमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए। कौन से राउंड के लिए बेटा? तो चलो ये एक डाउट निकाल देता हूं, ये भी एक बड़ा डाउट है बच्चों के दिल में, वो निकाल देते हैं। जो कॉलेज चाहिए था, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, आपको जो चाहिए था, आपको लग रहा है कि मुझे यही चाहिए, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके परसेंटेज 98 है। जैसे हमारे बैच में एक स्टूडेंट है गणेश नेमाड़े, उसके परसेंटेज 98 है बेटा, बट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन वो एडमिशन नहीं ले पा रहा है, तो उसको मैं हेल्प कर रहा हूँ, उसको एक कॉलेज में एडमिशन दिला रहा हूँ जिसमें उसकी एडमिशन कॉस्ट नहीं लगेगी, कुछ भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन इफ 98% है, लेकिन उसको COEP के लिए वो ट्राई नहीं कर रहे, क्योंकि COEP के लिए जाना है तो उसको फीस पे करना होगा। ठीक है, तो उतनी फीस वो पे नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे भी कंडीशंस आ सकते हैं। तो अज्यूम मत करो कि जो टॉप में जो बच्चे हैं वो आपके कंपटीशन में है ही, ऐसा अज्यूम मत करो। ठीक है, तो उस बच्चे को ऐसा कॉलेज देना पड़ा जहाँ पे फीस ही नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? तो वो मेरे तरफ से, या फिर जो मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरी तरफ से हम लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जिस स्टूडेंट को जॉब करना है वो जॉब करे, कॉलेज नहीं किया तो भी चलेगा, रेगुलर टाइम में ही डिग्री मिलेगी उसको, पार्ट टाइम वगैरह कुछ भी नहीं, रेगुलर ही डिग्री मिलेगी, फीस भी नहीं होगी, कॉलेज भी कर पाएगा, जॉब भी कर पाएगा, डायरेक्ट पेपर को आके वो पेपर दे पाएगा। वैसे भी हम लोग पेपर के पहले ही पढ़ाई करते हैं, है ना? ओके, अब चलो बात करते हैं हम लोग XYZ जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया, उसकी एडमिशन डन होगी, लेकिन ये सिर्फ कुछ 3-4% लोगों के साथ में होगा, या फिर निग्लिजिबल अमाउंट 1%, 0.1% के साथ में होगा।
अब बचे हुए जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, बेटरमेंट के लिए जाएंगे। अब बेटरमेंट के लिए जब जाएंगे बेटा, तो आपको जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिले, वो कॉलेज आप यहां पे डाल सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं ये जो बेटरमेंट वाला है इसको PQR कॉलेज मिल गया, ठीक है, बट इसको चाहिए था XYZ, तो ये डालेंगे आप XYZ ABC। ये PQR यहाँ पे नहीं डाल सकता है, क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी एडमिशन वहाँ पे हो चुकी है, आपको नहीं चाहिए, तब जाके आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो, फ्लोट कर रहे हो आप। तो आप PQR जो कॉलेज है वो वापस से नहीं डाल सकते हो। कौन से राउंड में? और ये राउंड, ये लास्ट राउंड है, ये राउंड लास्ट राउंड है। पहले राउंड में आप कोई भी रिस्क ले सकते हो, और रिस्क कॉलेज की लिस्ट कैसे भी डालते हो तो रिस्क नहीं है, बट कैसे भी मतलब सीक्वेंस कैसे डालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ही डालना है। ठीक है, मान लेते हैं पहले राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला जो चाहिए, आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, तो बेटरमेंट के लिए जा रहे हो तो आप PQR छोड़ के कोई भी कॉलेज डाल सकते हो, PQR छोड़ के। अब एक जो क्वेश्चन सभी के दिल में वो क्लियर कर देता हूं कि अभी सर मैंने सेकंड राउंड के लिए अटेंड किया था, मतलब मेरे पास एक रोटी है ऑलरेडी और मैं दूसरे रोटी लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी पहली रोटी तो नहीं चली जाएगी, पहली रोटी तो मेरी गिरने, या फिर दोनों रोटी तो नहीं चली जाएगी। वो एक कहानी सुनी है ना हमने, हाँ बचपन में सुना है ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, आपको रोटी मिल चुकी है, आप इसको कभी भी खा सकते हो। आप दूसरी रोटी की तरफ जाओ, नहीं मिली वापस आ जाओ, नहीं मिली तो वापस आ जाना होगा, अगर मिल गई तो आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी तंदूरी रोटी है, आप जा रहे हो सादी रोटी की तरफ, आप जा रहे हो सादी रोटी की तरफ या फिर नान की तरफ जा रहे हो, तो नान नहीं मिला और सादी रोटी मिल गई तो आपको तंदूरी छोड़ना पड़ेगा। एक मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि जल्दी आपके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार मराठी में रिपीट कर देता हूं। जसं की आपल्याला एक कॉलेज भेटलं आहे PQR, एक कॉलेज आपल्याला भेटलेलं आहे PQR, कॉलेज चांगलं आहे पण पाहिजे होतं XYZ, कॉलेज चांगलं आहे पण पाहिजे होतं XYZ, मग मी दुसऱ्या ह्याच्यात टाकणार XYZ, मला काय टाकता येणार नाही, PQR टाकता येणार नाही, PQR टाकता येणार नाही, मी XYZ टाकलं आणि मला दुसऱ्या ह्याच्यात XYZ भेटलं नाही, तर मग मी झालो रिकामा, मी झालो रिकामा। मग काय करावं लागेल, मला रिस्क नाही घ्यावं लागणार, मला XYZ सोबत काय टाकून ठेवावं लागेल, ABC DEF GHI PQR, नाही सॉरी PQR टाकता नाही येणार, PQR टाकता येणार नाही, जे काही असेल टाकून ठेवले तुम्ही कॉलेज। आता काय होईल पहा, बेटरमेंटसाठी केलं तुम्ही, PQRला सोडायचं आहे तुम्हाला, PQRला सोडायचं आहे, तुम्ही चालले सेकंड राऊंडमध्ये XYZ साठी, नाही भेटलं, ABC नाही भेटलं, DEF भेटलं, तर तुम्हाला हे DEF घ्यावंच लागेल, तुम्हाला DEF घ्यावंच लागेल, आणि DEF नाही घेतलं तुम्ही तर तुम्हाला PQR पण भेटणार नाही, एवढी रिस्क आहे सेकंड राऊंडमध्ये। पण असे कॉलेज टाकायचे, समजा तुम्हाला पाहिजे फक्त XYZ ABC, काय पाहिजे XYZ ABC टाकायचं, XYZ नाही भेटलं, ABC नाही भेटलं, तुम्ही जिथे आहे तिथेच राहाल, तुम्ही जिथे आहे तिथेच राहाल, काही रिस्क नाही। पण तेच जर तुम्ही एखादा कॉलेज टाकून ठेवलाय, नाही पाहिजे, भेटून गेलं, तरी तुम्हाला घ्यावंच लागेल। तर इथं असे कॉलेज टाकायचे का जे कॉलेज भेटलं तुम्हाला त्याच्यापेक्षा वरचे, खालचे नाही, त्याच्यापेक्षा वरचे कॉलेजेस टाकायचे। येत आहे का लक्षात सर्वांच्या? सभी को ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? PQR से बेटर कॉलेज डालोगे आप, PQR से अगर आपने नॉन बेटर कॉलेज डाल दिया सपोज, और वो अगर आपको लग गया सेकंड राउंड में, तो वो मस्ट लेना ही पड़ेगा,
अगर आप ये नहीं लेना चाहोगे तो ये भी नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर सेकंड राउंड का मीनिंग क्या होता? फिर यहाँ पे कब कौन आएगा? जिसको PQR चाहिए वो कैसे आएगा? फिर आप इस जगह को छोड़ने ही वाले नहीं हो, कोई भी कंडीशन में, लगे ना लगे जो कुछ भी है, तो फिर यहाँ पे आएगा कैसे? तो ये इतनी रिस्क सेकंड राउंड में है। होप सभी को ये सेकंड राउंड वाला फंडामेंटल समझ गया। तो पहले क्या होता था बेटा, 1 साल पहले लोग इसमें भी रिस्क लेते थे, क्योंकि और एक राउंड होता था, कौन सा? थर्ड राउंड, रिस्क लेते थे। तो अब आपको सोचना है कि जो मुझे PQR कॉलेज मिला है वो अगर ठीक ही है तो उसको ही फ्रीज कर देना। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए ही नहीं था, मुझे XYZ के लिए ट्राई करना है, तो XYZ ही डालिए, सिर्फ ABC मत डालो, XYZ डालो। नहीं मिला तो वापस आप कहाँ पे रहोगे? तो इसको इस लिस्ट को बढ़ाना मत। अब जैसे हमने इसको 50 की थी ना लिस्ट, इसको 50 की नहीं करना है, इसको 5 की भी नहीं करना है, इससे पहले जो थे कॉलेज आपके उतनी ही करना है। आपको PQR लग गया, उससे पहले XYZ था, उससे पहले ABC था, उससे पहले LMN था, तो आप सिर्फ यहाँ पे कितने कॉलेज डालोगे? LMN, ABC, XYZ, PQR तो आप डाल नहीं सकते हो, तो इसके नीचे बिल्कुल डालने का प्रयास मत करना। मतलब इसमें क्या होगा, अगर ये नहीं लगते तो वापस अपनी जगह पे हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि हमें सेकंड राउंड में कॉलेज लगा ही नहीं, तो हम पहला राउंड में जो लगा हुआ कॉलेज है वो क्यों छोड़ेंगे? समझ में आया क्या? तो ये है सेकंड राउंड का फंडा। थर्ड राउंड नहीं है, सेकंड राउंड में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना कि कोई कॉलेज डाल दोगे वो लग जाएगा तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ये भी छोड़ना पड़ेगा और ये भी छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ओके। तो कॉलेज अगर सेकंड राउंड में लग जाता है, जो आपने कॉलेज डाले हैं, तो वो आपको मस्ट लेना ही है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे PQR की तरफ ही आना है, तो आप वहाँ पे नहीं आ सकते हो, वो नहीं चाहिए तो ये भी नहीं मिलेगा। समझ में आया सभी को? ओके। तो ये हुआ बेटा आपके एडमिशन गाइडलाइन की, डॉक्यूमेंट से लेके, रजिस्टर करने से लेके, वेरिफिकेशन से लेके, मेरिट लिस्ट नंबर, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड क्या होता है, यही सबसे बड़ा डाउट था। सेकंड राउंड अटेंड कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं, क्यों, क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये भी देख लिया हम लोगों ने। और कॉलेज का सीक्वेंस कैसे रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। आपको PQR कॉलेज चाहिए और आपसे पहले किसी ने PQR कॉलेज डाल दिया, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको परसेंटेज है, उसने पहले PQR को प्रेफरेंस दे के रखा है, फिर भी आपको ही PQR मिलेगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मत रखो, ठीक है? वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैक्सिमम लोग हायर परसेंटेज होने के बावजूद भी लोअर जो क्लास कॉलेज होते हैं उसमें हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे मुझे ये 2-4 तो नहीं मिलने वाले हैं, फिर मैं क्या करता हूँ, ये 5वें नंबर का ही पहले डाल देता हूँ, क्योंकि ये कॉलेज वाले मुझे पहले ले लेंगे, क्योंकि मैंने इनको पहले नंबर पे रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं, आपसे जिनको परसेंटेज ज़्यादा होंगे उनको ही पहले उस कॉलेज में प्रेफरेंस दिया जाएगा। और कैटेगरी वाइज एडमिशन होते हैं, जैसे कि CUEP में 6 जगह है, उसमें से 2 ओपन को जाएंगी, 2 OBC को जाएगी, 2 SC ST NT को जाएगी, ठीक है? उसमें भी OBC में मेल फीमेल होता है। अब रहा सवाल ये ओपन मतलब क्या? ओपन मतलब ओपन कैटेगरी वालों को एडमिशन नहीं मिलती है वहां पे। ओपन मतलब वहां पे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। चलो वो भी क्लियर कर लेते हैं। राम ओपन कैटेगरी का है। राम, आप जैसे कॉलेज का मैट्रिक्स देखोगे, सीट मैट्रिक्स, आपको लगेंगे इस कॉलेज में OBC के 2 ही जगह है और ओपन के 2 जगह है, तो आपके लिए कितने जगह हुए? देखो ध्यान दो बेटा, आप कैटेगरी पर्सन हो, आप कैटेगरी पर्सन हो, ठीक है? एक कॉलेज है कोई भी XYZ कॉलेज, इसमें 2 ओपन के लिए है, 2 कैटेगरी के लिए है। आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, तो आपके लिए कितने जगह हुए इस कॉलेज में? 4, क्योंकि ये जगह आपके लिए भी खुली है, ओपन सभी के लिए, ठीक है? तो जैसे कि राम ओपन कैटेगरी का है, राम को 81% है, श्याम जो है वो कैटेगरी है, ठीक है, इसको 80% है, ठीक है? अब क्या होगा,
अब ओपन में जाएंगे आप, ठीक है। अब ओपन में ये चाहे ओपन कैटेगरी का हो चाहे कैटेगरी का हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परसेंटेज वाइज देखा जाएगा। इसमें से किसको ज़्यादा परसेंटेज है, इसको लिया जाएगा। केस 1। केस 2, राम ओपन कैटेगरी का है, इसको 79% है, और श्याम कैटेगरी का, इसको 80% है। अब ओपन की जगह होगी पहले 2, तो ओपन में पहले प्रेफरेंस राम को नहीं दिया जाएगा, इवन इफ राम कौन से कैटेगरी का है, ओपन में पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके परसेंटेज ज्यादा है उसको ही। ओपन मतलब किसी कैटेगरी के लिए नहीं, सभी के लिए सेम। मान लेते हैं कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसको 91 परसेंटेज है, तो एससी कैटेगरी की 1 सीट है इसमें, तो इससे ऊपर कोई नहीं है, तो इसको पहले यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। मतलब ओपन की एक जगह चलेगी, कितनी बची, एक ही बची। एससी कैटेगरी की जगह फुल नहीं हुई क्योंकि इस लड़की को यहाँ पे एडमिशन नहीं दी गई, इसको यहाँ पे एडमिशन दी जाएगी। तो ओपन में पहले किसको एडमिशन दी जाएगी, जिसके परसेंटेज हायर है। मान लेते हैं आपने COEP डाला है, आपको परसेंटेज 98 है, तो ओपन में 98 पॉइंट समथिंग फुल हो चुकी है, फिर आपकी जो कैटेगरी है उसमें आपकी जगह देखी जाएगी, आपके लिए जगह है क्या, उसमें भी नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन। आपको 91% है, आप OBC कैटेगरी के हो, तो ओपन में जो है आपसे पहले जो 92 वाला है, 93 वाला है, ये ओपन के 2 जगह चले गए सपोज, तो फिर भी आपके पास में चांस है। तो आपके पास में कौन सा चांस है, तो आपको कैटेगरी में डाल सकते ही, कैटेगरी की भी जगह फुल हो गई तो फिर कॉलेज नंबर सेकंड में जाएंगे। चलो ये डाउट क्लियर हो गया, ओके। तो ये हुआ आपका एडमिशन गाइडलाइन। अब इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे आपके साथ में शेयर करना है, ठीक है। तो जैसे बीच बीच में एडवर्टाइज आती रहती है, वैसे हमारे भी सेमिनार में एक बीच में एडवर्टाइज आएंगे अभी, कि सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग M3 ये सब्जेक्ट कॉमन है, कॉमन टू ऑल ब्रांच। तो कल से न्यू यूनिट स्टार्ट हो रहा है हमारा बैच में, एक यूनिट खत्म हो चुका है हमारा, तो कल से भी आप न्यू यूनिट से ज्वाइन हो सकते हैं। जो यूनिट हुआ है आपका वो हो जाएगा आपका वापस से क्लियर। आपको लिंक भेजी जाएगी, जो इस ग्रुप पे है उसी ग्रुप पे एक लिंक भेजी जाएगी, आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। कल एक डेमो लेक्चर की एक डेमो लेक्चर है सर, ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। एक दिन ही मिलेंगे लिंक, दूसरे दिन से आपको वापस से ऐप से ज्वाइन करना होगा। तो ये सब्जेक्ट जो है कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है, 3rd सेमिस्टर में है। एक इसको कॉमन बैक नाम से भी ये फेमस सब्जेक्ट है क्योंकि टाइम पे प्रिपेयर नहीं होता है। तो IAS गेट या फिर कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट हो आपके, इसमें इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, तो इस सब्जेक्ट को आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी कम फीस मैंने डिज़ाइन की हुई है, 2500 ओनली, ओके। चलो तो एडवर्टाइज खत्म, अब बढ़ते पॉइंट की तरफ। अब मेरे पास ऐसे कुछ एडवांटेज है जो आप में से 80% लोगों के काम में आ सकते हैं। पहला एडवांटेज, इंजीनियरिंग तो करना है बट साथ में क्या करना है, जॉब करना है। इंजीनियरिंग तो करना है बट कुछ लोगों का पॉली में प्लेसमेंट हो चुका है या फिर कुछ लोगों का इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा ना होने की वजह से वो जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनको पॉज लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनको मैं ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करके दूंगा, और इसके लिए भी आप कांटेक्ट करेंगे ग्रुप के ऊपर ही हमारे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट BE भी करेगा और जॉब भी करेगा, मतलब वो पूरा टाइम देगा जॉब को और BE को पार्ट टाइम देगा, मतलब एग्ज़ाम देगा सिर्फ। तो एग्ज़ाम देगा मतलब उसके डिग्री पे लिख के नहीं आएगा पार्ट टाइम। जो उस कॉलेज में जो स्टूडेंट होगा रेगुलर स्टूडेंट, उसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम ही होगी, बट हम लोग हमारी तरफ से इसको एक कोऑपरेट करके एक हमारा जो लेटर है बैच का लेटर वो प्रोवाइड करेंगे इस स्टूडेंट के साथ में। तो इसको एक एडवांटेज मिलेगा कि ये कॉलेज नहीं करेगा, ये बच्चा आएगा डायरेक्टली एग्जाम को, ठीक है। पहला एडवांटेज।
अब इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। आप बोलोगे सर मुझे COEP में एडमिशन चाहिए लेकिन जॉब भी करना है, तो ये कुछ कॉलेजेस में लागू नहीं होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, 98% है उस स्टूडेंट को, बट उसकी एडमिशन COEP में भी हो सकती है, बट हम लोग वहाँ पे नहीं कर पाए। उसके परसेंटेज के हिसाब से हो सकती है, बट उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके वजह से नहीं हो सकती। तो दोनों को हमें क्लियर करना था, इस वजह से हमने एक जगह पे एडमिशन ले लिए और ये जो उसका एडवांटेज था उसको मिल गया। ये एडवांटेज हम लोग राउंड से पहले दे सकते हैं, राउंड के बाद में नहीं। सेकेंड एडवांटेज जो है वो होगा बेटा B+। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर B तो करना है लेकिन फीस का प्रॉब्लम है, 60,000, 40,000, 50,000 पर ईयर, प्लस रहने का एक्सपेंसेस, ओके, सारी चीज़ें आएगी उसमें, हम लोग ऑफर नहीं कर सकते। तो BE करना है और जो फीस रहती है कॉलेज की, उस कॉलेज की फीस तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मिनिमम फीस बोल दूंगा, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। फीमेल कैंडिडेट है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मेल कैंडिडेट है तो बहुत कम फीस, जैसे कि 2,000, 5,000, 8,000 पर ईयर, ठीक है। तो इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप BE करना है आपको, कम से कम फीस में करना है, तो ये भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, यही चीज़ करके, लेटर प्रोवाइड करके, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन जो वीक बता के हम लोग कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज, BE करना है बट परसेंटेज कम है। BE करना है बट परसेंटेज कम है, एडमिशन सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, तो ऐसे भी स्टूडेंट की हम लोग पहले ही प्रोविजनल एडमिशन कर देंगे। प्रोविजनल एडमिशन करने से इसकी जो सीट है वो फिक्स हो जाएंगी। इसमें भी टर्म एंड कंडीशन सब, तो आप बोलोगे सर मुझे COEP में मेरी जगह फिक्स कर दो, सर मुझे COEP में मेरी जगह फिक्स कर दो, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता राउंड अटेंड करके, तो ये नहीं हो पाएगा। ये टॉप कॉलेजेस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। टॉप कॉलेजेस वाले आपको एडवांटेज क्यों देंगे, क्यों देंगे? उनको ज़रूरत नहीं है आपकी, आपको ज़रूरत है उनकी। इसलिए मैंने थर्ड ईयर में बोला था आपको तभी कि ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, पूरी जान डाल दो, 101% लगा दो। मेरे बैच में जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट थे, उन लोगों में से तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टॉप में ही दिखाई दे रहे सभी लोग। और इस बार भी मेरा रिकॉर्ड कायम रहेगा, जो भी टॉप 10 कॉलेजेस होंगे उसमें मेरे स्टूडेंट होंगे 50%, ठीक है। इवन इफ एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हुई फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं गिरा हमारे रिजल्ट के ऊपर। ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम होती है तो फिर तो 101%, 70 to 80% हमारे बैच के होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हुआ एक एडवांटेज। अब ये लास्ट और सबसे बेटर जो एडवांटेज है मैं इस साइड में डिस्कस करता हूँ। इसमें सारी चीज़ें आ गई अभी आपकी, ठीक है। आपको BE करना है, आपको जॉब करना है, मतलब कॉलेज रेगुलर नहीं करना है, आपको फीस भी कम चाहिए और आपको परसेंटेज भी कम है। तो ऐसे स्टूडेंट ने आज के आज ही मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना है। बिल्कुल रिस्क मत लो आप, ऐसे स्टूडेंट जो हो गए बिल्कुल रिस्क मत लो राउंड में जाके, कंडीशन बेकार है अभी। सबसे लोअर कॉलेज जो यूनिवर्सिटी में, अमरावती यूनिवर्सिटी में हमारे है दारापुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो डोनेशन ले रहा है एडमिशन के लिए। अब सोचो अभी इस बार क्या कंपटीशन होगी। दारापुर कॉलेज, जिस कॉलेज में एडमिशन देने के लिए आपको कुछ फीस दी जाती थी, वो कॉलेज डोनेशन ले रहा है। तो कंडीशन लास्ट साल से ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट बेटा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ देख के कोई भी कॉलेजेस चूज नहीं करेगा। लास्ट ईयर में एक सेमिस्टर ऑनलाइन हुआ था, एक सेमिस्टर ऑफलाइन, उससे पहले दोनों सेमिस्टर ऑफलाइन हुए। तो उस साल का, पिछले साल का, इस साल के साथ में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए पहले मैं बताता था, हाँ कितने परसेंटेज है, वो बोलता था सर 95, हाँ आपको VJTI लग जाएगा, डाल दो।
सर मला 82 आहे, मला कोणतं कॉलेज लागेल? हां, तू एक काम कर, तू हे टाक. मैं डायरेक्ट बोलता था यहाँ पे बैठ के परसेंटेज को देख के, क्योंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ होता था वो वेरी होता था पॉइंट्स में, ओनली पॉइंट्स में वेरी होता था, मैक्स टू मैक्स 1%, मैक्स टू मैक्स. बट अभी हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है. अभी बहुत ज़्यादा 99.7 वाला स्टूडेंट है मेरे बैच का, मैकेनिकल ब्रांच का, 99 पॉइंट समथिंग. आई थिंक यहाँ पे भी ऑनलाइन में है ही विवेक सातपुते. कितनी है बेटा परसेंटेज विवेक? सर 99.60. 99.60. 100% एडमिशन हो जाएंगी इस बच्चे की. जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज मिल जाएगा. हिरल, निकिता मानकर 98%, इनको जो कॉलेज चाहिए वो मिल जाएगी. समझ में? ओके. क्योंकि COEP में भी 12 जगह है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट. ओके. तो ये जो एडवांटेज है, जिनको चाहिए BE भी करना है, जॉब करना है, नहीं करना है, लेकिन कॉलेज नहीं करना है, फीस कम से कम चाहिए और परसेंटेज कम है, तो उन्होंने मुझे मिलना है. अब रहा लास्ट जो इस बैच का या फिर इस वेबिनार का जो पर्पस है वो मैं क्लियर कर देता हूँ. किसी को भी डीमोटिवेट नहीं होना है. अब आपके पास में बचा क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं. अब तक मैं बात कर रहा था हायर परसेंटेज वालों की, तो हायर परसेंटेज वालों के साथ में अब मैं लास्ट जो पॉइंट बात करूंगा वो लोअर परसेंटेज वालों के लिए भी बात करूंगा. तो लोअर परसेंटेज वाले ने बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है. आपके पास में एक ही अपॉर्चुनिटी आपने जो है वो लूज की हुई. नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइफ में है, सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी गई है. तो कोई बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना, कोई भी कुछ अलग सलग मत सोचना, ठीक है. आपके पास में ऑप्शन है. किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मैं स्ट्रेस आउट हो गया हूँ, किसी को भी लग रहा है कि मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, उसने सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करना है पहले, ठीक है. ओके. जो लोअर परसेंटेज स्टूडेंट है, आपके हाथ में क्या है? तो आप अब इस तरह से कॉलेज चूज कीजिए कि आपकी फीस बच जाए, आपको कॉलेज जो है वो रेगुलर करने की जरूरत ना हो, आपकी फीस बचे, आपको कॉलेज रेगुलर करने की जरूरत ना हो, ताकि आप लोग क्या कर सको, आप जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होंगे अभी डिप्लोमा के ऊपर, उसके लिए प्रिपरेशन कर सको. ऐसे कॉलेज चूज कीजिए. तो क्या होगा, हमारे कंपटीशन में से ये क्रीम बच्चे थे वो निकल गए, अभी वो जाएंगे टॉप मोस्ट कॉलेज में और वो कॉलेज के काम में लग जाएंगे. रेगुलर कॉलेज, उनका शेड्यूल वगैरह जो है वो उनकी सेमिस्टर प्रिपरेशन उसमें लग जाएंगे. तो क्रीम बच्चे हमारे कंपटीशन में से निकल गए अभी. अब बचे हुए हैं हम लोग सिर्फ जो लोअर परसेंटेज वाले. अब जाएंगे हम लोग किस तरफ? तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देना है तो डायरेक्ट नहीं देना है, विदाउट प्रिपरेशन जाओगे तो कंडीशन वही होगी जो अभी है फिलहाल हमारी. प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन के लिए टाइम लगेगा तो ऐसा कॉलेज चूज करना है आपको जहां पे कॉलेज रेगुलर नहीं गए तो भी चलेगा, डायरेक्ट पेपर को जाना है, इंटरनल फुल मिलना चाहिए, डिग्री 3 साल में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए. 4 साल में फर्स्ट ईयर वालों की, ठीक है. 4 साल भी लगाते हो तो भी चलेगा, लेकिन ये हाथ में होना चाहिए. 4 साल लगाओ तुम, ये 5 साल लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब हाथ में होना चाहिए. गवर्नमेंट को लग गए, अब डिग्री 10 साल में भी निकाल, कोई फर्क नहीं गिर रहा है. डिग्री कब चाहिए? प्रमोशन के टाइम पे. डिग्री कब लगेंगी? प्रमोशन के टाइम पे. तो इतने एबल बन जाओ आप कि डायरेक्ट डिग्री परचेस कर सको आप. उसके लिए यहाँ पे जाओ. तो यहाँ पे जाना है तो आपको टाइम लगेगा. और हमारे कंपटीशन में से जो हायर परसेंटेज वाले जो क्रीम बच्चे हैं वो चले गए, अपने अपने काम को लग गए वो. अब हमारे जैसे जो स्टूडेंट बचे हैं उनके पास ये है, और ये एक लास्ट है आपके पास में दरवाजा. इसके बाद में कोई दरवाजा नहीं खुलेगा आपकी लाइफ में. लास्ट जो है वो है गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग. इसका इंपॉर्टेंस 2 मिनट में बताऊंगा, क्योंकि टाइम भी हो चुका है मेरा, क्योंकि संडे है, आज खुद को भी टाइम देना होता है. बट ये टाइम मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने मिस्टेक की थी वो आपने नहीं करना चाहिए. गेट के ऊपर एक सेपरेट वेबिनार लूँगा जब आपके एडमिशन हो जाएंगे रिस्पेक्टेड कॉलेज में, तब आपको क्या करना चाहिए, गेट मतलब क्या, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है. डिसएडवांटेज तो है ही नहीं, एडवांटेज क्या है. लेकिन मैं अगर चलो मान लेते हैं मेरा स्कोर अच्छा भी नहीं है गेट में, तो मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे पास में कितने ऑप्शन है.
तो लास्ट ऑप्शन है आपके पास में एक दरवाजा है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। ये आप दे सकते हो कब? डिग्री कंप्लीट करने के पहले ही दे सकते हो आप, फाइनल ईयर में। इसके इतने सारे एडवांटेज है, अगर मैं ये एडवांटेज बता दूंगा आपको तो आप इसके पीछे लग जाओगे अभी से। अभी आप अवेयर हो इसके बारे में, कुछ लोगों को पता है लेकिन इसके एडवांटेज नहीं पता। जब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा तो आप सारी चीजें छोड़ दोगे, यहां पे जाओगे और इसके पीछे लग जाओगे। इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि मेरा काम है गाइड करना, मिसगाइड करना नहीं। तो जिनको वापस मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सीक्वेंस भेजूंगा ग्रुप के ऊपर वो आपका होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप सीक्वेंस आपके हिसाब से ही दोगे। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे जो ऑब्जर्वेशंस है, मेरा जो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से मैंने सीक्वेंस बनाया हुआ है। लेकिन आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो सीक्वेंस लगता है, आपको लगता है नंबर 1 पे दारापुर होना चाहिए, आप दारापुर डालो। COP लास्ट होना चाहिए, COP लास्ट डालो। बट ऐसा कोई नहीं करेगा, मुझे पता है। जनरली मेरी लिस्ट फॉलो करो, लेकिन जिनको नहीं करना है वो अपनी खुद लिस्ट बना के रखिएगा बिफोर राउंड। राउंड से पहले ही आपके पास में 25-30 कॉलेज की जो लिस्ट होनी चाहिए, और वो 25-30 कॉलेज ऐसे होने चाहिए कि कहीं ना कहीं पे तो भी आप बैठ जाओ। डायरेक्ट सेकंड राउंड में एंटर करने की ज़रूरत ना गिरे। फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होना चाहिए। इस हिसाब से 25 से नहीं हो रहा है तो 40 बनाओ कॉलेज, 40 से नहीं हो रहा है तो 50 बनाओ कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं पे कौन से कॉलेज में आप लोग बैठना चाहिए, ठीक है? तो आपने जो गंवाया है वो आपके जूनियर ना गंवा पाए, इसलिए मैं उनके लिए कल ही मेरे बैच में और एक सेमिनार रखूँगा। लेकिन आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो थर्ड ईयर में है, क्योंकि ये कंडीशन उन पे ना आनी चाहिए। मैं हर बार यही करता हूँ, थर्ड ईयर में ही उनको अलर्ट कर देता हूँ। अब जो बच्चे सुनते हैं वो अभी टॉप मोस्ट कॉलेज में होते हैं, जो नहीं सुनते हैं अब वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है? यही यहाँ पे भी नहीं सुनेंगे तो इसके बाद में पूरे दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर जो हम लोग सुनते हैं कि इंजीनियरिंग ये एक बेरोजगारी है, वो आपके लिए सही साबित हो जाएगी, ठीक है? और अगर केस ए में रहते हो आप तो आप बोलोगे कि कौन बोलता है इंजीनियरिंग बेरोजगारी है। 45 लाख पर एनम पैकेज, साइंटिस्ट इन इसरो, NTPC, DRDO, न्यूज़ चैनल में नाम आते हैं ना, इंजीनियर के ही नाम आते हैं ना, कि वो कोई दो दूसरे होते हैं, इंजीनियर छोड़ के होते हैं क्या? कुछ भी नया इनोवेशन हुआ, क्रिएशन हुआ, किसका नाम होता है? तो कौन बोलता है इंजीनियर बेरोजगार? आप बेरोजगार बनोगे कब? जब आप वहाँ पे आप सही जगह पे नहीं रखोगे। तो आपको सही जगह पे रखोगे तो आप बेरोजगार नहीं बनोगे, ठीक है? तो गेट के बारे में ज़रूर मैं इंपॉर्टेंस जो है वो बताऊंगा आफ्टर आपकी एडमिशन हो जाती है। इस ग्रुप को ऐसे ही रखो, मेरी तरफ से जितना भी चार्जिंग कर सकूं मैं वो हर बार करते जाऊंगा। संडे देख के आप बिंदास उसको ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड सीट रहेगी, 100 सीट, 100 सीट के ऊपर नहीं आ सकते हो आप। सेकंड थिंग, इंजीनियरिंग M3 की बैच कल ज्वाइन करके देखो सभी लोग, फर्स्ट लेक्चर। जिनको लग रहा है कि नहीं और एग्ज़ाम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इस सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत होगी, नॉट ओनली फॉर सेमिस्टर, गेट, IAS सभी के लिए। तो इस सब्जेक्ट को आप मंडे को ज्वाइन करके देखो। मैं एक गूगल मीट लिंक ज़रूर भेजूंगा, एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, उसकी लिंक भेज रहा हूँ, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। और इस सब्जेक्ट को पॉली के मैथमेटिक्स की तरह अज्यूम मत कीजिए, थोड़ा सा डेंजरस है, इसको आपको स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करना है। सेकंड थिंग, जिनको लगता है कि ये कुछ तो भी एडवांटेज मुझे चाहिए इनमें से, वो आप लोग ग्रुप पे कांटेक्ट कीजिए या फिर पर्सनल कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको मेरे साथ कॉल पे बात करना है तो आप मुझे कॉल करेंगे 9 PM के बाद में, चाहे डे कोई भी हो, डे कोई भी हो, मैं 9 PM के बाद में फ्री होता हूँ। तो 9 PM के बाद में ही आप कॉल करोगे अप टू 12 AM तक। इसके बाद में भी कॉल मत करना और इसके पहले भी कॉल मत करना, ठीक है? कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डोंट वरी, मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। तो होप सभी को ये इंफॉर्मेशन जो मैंने दी हुई है, मेरा जो टाइम मैंने आपको दिया हुआ है और आपका टाइम जो आपने मुझे दिया हुआ है, इसका टोटल यूटिलाइजेशन हो चुका है। जो भी हमारे बैरियर्स है या फिर जो भी हमारे डाउट्स है, अभी हम लोग ये 10 मिनट का सेशन रख के उसमें क्लियर कर लेंगे। तो होप सभी को ये लेक्चर पसंद आया है और M3 बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सीनियर का भी गाइडलाइन लेके, और यहीं पे ज्वाइन करिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मैं M3 पढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर वालों को तो कोई नहीं पढ़ेगा,
बहुत बेसिक लेवल पे जाके पढ़ाता हूँ मैं, ऐसा एज्यूम करके कि आपका मैथमेटिक्स ज़ीरो है, ऐसा एज्यूम करके ही मैं पढ़ाता हूँ। जिन्होंने बैच ज्वाइन की हुई है उनको ऑलरेडी पता है, आप लोग कर सकते हो। ओके, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वेबिनार सेमिनार में इसी तरह से। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। चलो, जिनको डाउट है बेटा, मैं डाउट सेशन के लिए रुक रहा हूँ यहाँ पे, आप आपके डाउट पूछ सकते हो। माइक ऑन करके आपके डाउट आप पूछ सकते हो। मैसेज भी कर सकते हो आप, अगर आपको बात नहीं करना है तो आप मैसेज भी कर सकते हो, आपके मैसेज भी पढ़ रहा हूँ मैं, या फिर माइक ऑन करके डाउट पूछो। रँक कसं बघायचं, तुमच्याकडे एक त्याला म्हणतो आपण, नाही तोंडातच नाव आहे, बरं ठीक आहे, गॅजेट. तर गॅजेटमध्ये पूर्ण महाराष्ट्राचा रिझल्ट आहे, त्याच्यात तुमची पोझिशन पहा. MSBTचा वेगळा आहे गॅजेट, MS नाही 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 ॲप नाही आहे, वेबसाईट. MSBTवर जायचं, तिथून जे रिझल्टची जे PDF आहे ते डाउनलोड करून घ्यायची. आपल्या कॉलेजची PDF आहेच आपल्याकडे, बरोबर आहे. आता आपले पर्सेंटेज त्या MSBTमध्ये नेऊन ठेवायचे. समजा उदाहरणार्थ तुम्हाला 93 आहे, तर तुम्ही 93वर जाऊन बसायचं तिथे आणि आपल्यावर पाहायचं कोण कोण आहे, आणि आपल्या कॉलेजमध्ये आपल्यावर कोण कोण आहे. आपके कॉलेज का रिजल्ट आपको ही पता है ना. जैसे कि आपके कॉलेज में 60 बच्चे हैं आपके ब्रांच में, आपके ऊपर कितने हैं उतने ही जानना है आपको. हाँ, आपके नीचे वाले का काम ही नहीं है आपको. तो ये कौन कर सकता है? जो 96 प्लस वाला है. जो 70 वाला है उसको कितने बच्चे ढूंढना पड़ेगा ऊपर, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है. ये कौन एफर्ट लगा रहा है? जिसके 96 प्लस है उसको ही देखना है कि मेरे आगे कितने हैं, मैं अब कौन से कॉलेज मिल सकता है मुझे, मैं सेफ हूँ या नहीं. तो जिनके कॉलेज 90 85 है उनको क्या देखना है? कुछ भी नहीं देखना है. उनको सीधा गेट को देखना है. कॉलेज तो अच्छा नहीं मिलेगा, एक हाथ में है गेट, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, गेट, बस. क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये लोग जो है क्रीम लोग चले जाएंगे, अपने अपने काम लग जाएंगे. हाउ 6 वॅकन्सीज, मेकॅनिकल 2 शिफ्ट्स, 2 आहे, बाकीच्यांना एक एकच आहे. यस, ओपन का मतलब ओपन वाले ब्रांच को नहीं, ओपन कैटेगरी को नहीं मिलता है वो सभी के लिए. मतलब जो टॉपर होगा 99.7 वो SC कैटेगरी का भी होगा तो भी उसको ओपन में ही बैठाएंगे, चलेगी ओपन की जगह. COP सोचने के लिए फिर आपके परसेंटेज वैसे होना चाहिए. खूपच कमी चान्सेस आहे. तुम्हाला कॉम्पिटिशनमध्ये, तुमच्या कॉम्पिटिशनमध्ये सर्वच पकडा लागते, OBC वाले, SC वाले, ST वाले. आणि जे OBC वाले आहेत ते फक्त OBCलाच पकडतील कॉम्पिटिशनमध्ये, ते ओपनवाल्याला पकडणार नाही, ते SC वाल्याला पकडणार नाही, ते ST वाल्याला पकडणार नाही. ओपनवाल्यांच्या कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्ही सर्वच, त्यालाच तो ओपन म्हटलेला आहे ना. मग अरे हो, खूपच चांगला मुद्दा, पण खूप लेट विचारला तू. ते एक मला सांगायचं होतं, ते सांगणार होतो मी कुठे, सेकंड राऊंड नंतर. ब्रँच चेंज करायचा असेल तर ब्रँच तुम्ही बिंदास चेंज करू शकता, बरोबर आहे. पण ब्रँच चेंज करणे म्हणजे पुन्हा झिरोपासून चालू करणे आहे नाही. सेकंड इयरला जसं आपला पॉलिटीचा कसं फर्स्ट इयरला कॉमन सिलेबस असते, तसा BEचंही सर्वांना कॉमन सिलेबस असते. तर हे एक मुद्दा मांडायचा राहून गेला. डायरेक्ट सेकंड इयरला माझ्या याच्यात होता ते, पण मी वाचला नाही तो. मी थोडंसं फ्लोमध्ये समोर चालला गेलो. नाही, याच्यात नाही आहे का. डायरेक्ट सेकंड इयर नंतर तुम्ही काय काय ऑप्शन आहे, फार्मसीमध्ये जाऊ शकता. ज्यांना वाटत आहे BE नाही करायचं बा आता आपल्याला, आपण फार्मसी करू शकतो सेकंड इयरमध्येच. त्या लक्षात, तुम्हाला BSc करायचं आहे, तुम्ही BSc करू शकता डायरेक्ट सेकंड इयरमध्येच, ठीक आहे.
पण मला नाही वाटत कोणी इंजिनिअरिंग सोडून दुसऱ्या फील्डमध्ये जायचा प्रयत्न करेल. हां, ब्रँच बदलवण्याचा प्रयत्न करतील काही लोक. तर तुम्ही जर फुल्ली डेडिकेटेड आहे, हेच ब्रँच पाहिजे बा मला, तर चेंज करा. मेरिट लिस्ट जे आहे ते ब्रँच वाईज लागते का, असा प्रश्न आहे. तर मेरिट लिस्ट लागते, त्याच्यामध्ये सर्वच असते. जनरल मेरिट लिस्ट नंबर, त्याच्यामध्ये सर्व ब्रँच मिळून तुम्ही कितव्या नंबरवर आहे. त्यानंतर सब मेरिट लिस्ट नंबर जे आहे त्यामध्ये तुमच्या ब्रँच वाईज, सब कॅटेगरी वाईज असे तुम्हाला 5 ते 6 नंबर भेटतील तुमचे. तर तुमची कॉम्पिटिशन कोणामध्ये पकडायची, तुमच्या ब्रँचमध्ये, तुमच्या कॅटेगरीमध्ये, तुमच्या सब कॅटेगरीमध्ये. ओपनवाल्याला फक्त पकडायचं डायरेक्ट ब्रँच याच्यामध्ये. आलं लक्षात? ओके. तर हा आजचा लेक्चर एक यूट्यूबवरही टाकून देतो मी. हे पूर्ण लेक्चर आताचा रेकॉर्ड केलं आहे मी.